ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं वीक 7 को। तो सबसे पहला लेक्चर भाई, इसमें प्राइमरली हम बात करेंगे बैकएंड सिस्टम की इस पूरे होल वीक में। कि जो आपकी बैकएंड सिस्टम है, जो आपकी मेमोरी हायरार्की है, क्या है, कैसे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो, बैकएंड सिस्टम का क्या सीन है कि आपको बैकएंड सिस्टम के बारे में पता होगा कि बैकएंड सिस्टम रेस्पॉन्सिबल होती है लॉजिक जो भी होते हैं, डाटा स्टोरेज जो भी हो गया, प्रोसेसिंग करने के जो भी आई मीन से स्टेप्स होते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को फंक्शन करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, जैसे डाटा स्टोरेज हो गया, लॉजिक हो गया, चाहिए तो बहुत कुछ, बट ये पर्टिकुलरली डाटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड, लॉजिक से जुड़ी हुई चीज़ों को देखती है। ठीक है, मतलब बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, उसके साथ कैसे वेबसाइट इंटरेक्ट कर रही है, तो ये उसके साथ डील करते हैं। और मैं बैकएंड सिस्टम के कुछ की कंपोनेंट्स की बात करूं तो बहुत गौर से सुनना। तीन प्राइमरली की कंपोनेंट्स को हम कंसीडर करते हैं। पहला, सबसे पहला डेटाबेस, जो कि एप्लीकेशन के डाटा को स्टोर करता है। थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट की कंपोनेंट ऑफ बैकएंड सिस्टम्स है डेटाबेस, सर्वर्स एंड मेमोरी मैनेजमेंट। डेटाबेस समझ आ गया, जहाँ डाटा स्टोर हो रहा है। सर्वर, जो आपके रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। और रिटर्न कर रहा है या रेस्पॉन्स, तो सर्वर का काम है। मैंने थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन प्रॉक्सी सर्वर व्हीकल बताया था आपको। और मेमोरी मैनेजमेंट का क्या सीन है कि ये इंश्योर करता है कि जो डाटा आपने स्टोर करा है ना, वो बहुत इफिशिएंटली रिट्रीव हो जाए। मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर ये सारी की सारी चीजें आती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपको इंस्टा में लॉग इन करना है, ठीक है, तो बैकएंड का क्या काम है? बैकएंड चेक करेगा ये जो पर्टिकुलर यूजर नेम आ रहा है, जो इसकी पासवर्ड आ रही है, वो डेटाबेस में चेक करेगा क्या वो सही है क्या। अगर सही है तो ठीक है, आपकी प्रोफाइल डाटा रिट्रीव करके देगा और उसको फ्रंट एंड पे भेज देगा कि इस बंदे की ये प्रोफाइल डाटा है, इसको आप फ्रंट एंड पे रीडायरेक्ट कर दो, इसकी पासवर्ड वगैरह सही थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तीन चीज़, डेटाबेस, सर्वर और मेमोरी मैनेजमेंट। आई होप आप लोग भूलोगे नहीं इन तीन चीज़ों को। अब बारी आई मेमोरी हायरार्की डिजाइन। मतलब क्या मेमोरी है, हायरार्की है? देखो, कुछ नहीं है, बस एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरीज का। ठीक है, मेमोरीज का एक स्ट्रक्चर्ड क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज किया गया, बट कैसे? तो उसके स्पीड के अकॉर्डिंग, उसके कॉस्ट के अकॉर्डिंग, उसके साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि जो फ्रीक्वेंसी है डाटा को यूज करने की, डाटा को मतलब रीड एंड राइट करने की, एक्सेस करने की मैं बोलूँ, वो आप जब बहुत ज़्यादा डाटा को एक्सेस कर रहे हो तब क्या रहता है, मतलब जब आप बहुत ज़्यादा डाटा को एक्सेस कर रहे हो तो लोअर कॉस्ट में हो जाए, मतलब बहुत कम टाइम में हो जाए। और वही कहने का इन शॉर्ट मतलब कि स्पीड क्या होगा, कॉस्ट क्या होगा, साइज क्या होगा, तो उनके बेसिस पे सारी की सारी चीज़ें होती है यहाँ पे। ठीक है, इंश्योर करती है कि फ्रीक्वेंसी जो डाटा यूज कर रहा है, उसकी जो आई मीन से मैं बोलूँ एक्सेसिबल स्पीड, साइज वगैरह के रिगार्डिंग आपने इसको क्या करा है, एक हायरार्की लगा रखा है। इस हायरार्की में आप ऊपर से नीचे आओगे ना, ठीक है जी, इस हायरार्की में आप जैसे जैसे ऊपर से नीचे आओगे, वैसे वैसे इसकी कैपेसिटी बढ़ती है, एक्सेस टाइम भी बढ़ता है। मतलब जैसे जैसे आप लेवल 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, तो बिल्कुल लास्ट लेवल वाले की डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी मैक्सिमम होगी, बट इसको एक्सेस करने में टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा। और जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाते हो इस हायरार्की में, वैसे वैसे क्या होता है कि आपकी जो एक्सेस करने की स्पीड होती है, ठीक है, वो बढ़ जाती है, इंक्रीज इन कॉस्ट पर बिट, ठीक है, कुछ ऐसा। तो यही सारी की सारी चीजें हैं। और इसमें सबसे पहले की मैं बात करूँ कंपोनेंट क्या क्या है मेमोरी हायरार्की की, तो सबसे पहला कंपोनेंट रजिस्टर्स, ये सबसे फास्टेस्ट होते हैं। और बाय द वे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको हमने किस बेसिस पे है ये हायरार्की डिफाइन करी है, तो स्पीड, स्टोरेज, कैपेसिटी, कॉस्ट। क्या क्या? स्पीड, और क्या? स्टोरेज, ठीक है जी, स्पीड हो गया, स्टोरेज हो गया, कैपेसिटी, ठीक है, और क्या? कॉस्ट। इस बेसिस पे हमने इस हायरार्की को बनाया। ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, नीचे से ऊपर पे क्या होता है कि ये सबसे ज़्यादा डाटा होल्ड करेगी लेकिन इसकी स्पीड कम होगी, ये सबसे कम डाटा होल्ड करेगी लेकिन इसकी स्पीड जो रिट्रीवल वगैरह की होगी वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। ठीक है जी, तो रजिस्टर्स क्या है? स्मॉल स्टोरेज लोकेशन है आपके सीपीयू के अंदर। सीपीयू के अंदर एक लोकेशन है जहाँ पे डाटा क्या होना है, स्टोर होना है डाटा। टेम्पररी स्टोर मतलब ये डाटा को टेम्पररी स्टोर करते हैं फॉर इमीडिएट यूज के लिए, कि आपको तुरंत यूज करना है तो उसके लिए। एग्जांपल में भी मैं देके बताता हूँ, बट उससे पहले इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लो। बहुत ज़्यादा फास्ट होती है ये, फ्यू नैनो सेकेंड्स में आपके एक्सेस करने का जो भी काम है ये वो कर देगी।
डाटा को यहाँ पे आप ऐसे डाटा स्टोर करते हो जिसको आप फ्रीक्वेंटली अपने कैलकुलेशन में यूज करोगे, जिसको आप तुरंत स्टोर रिट्रीव स्टोर कर रहे हो ऐसे डाटा। ठीक है। इसकी जो साइज होती है ना वो बस कुछ बाइट्स की होती है, 16 से 64 बाइट्स, बस यही इसकी साइज है। 60 से 64 रजिस्टर। ओ, नो नो नो, 60 से 64 क्या होता है? वेट, लेट मी, 60 से 64 रजिस्टर्स पर सीपीयू हो सकते हैं। एक सीपीयू में 60 से 64 रजिस्टर्स हो सकते हैं, और सबकी बाइट मतलब कुछ बहुत कम ही होती है। एग्जांपल देता हूँ मैं, यहाँ पे आप क्या स्टोर करते हो, देखो आपने बोला कि भाई 2 + 8 × 10 कर दे। ठीक है, तो पहले क्या होगा, ब्रैकेट का काम हो जाएगा आपका, तो फिर 2 + 8 क्या हो जाएगा, 10। तो इन दोनों को ऐड करके आपने कहीं तो ये वैल्यू स्टोर करी होगी, फिर वहां से निकाल के आप ऐड करोगे। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, बिल्कुल फ्रीक्वेंट डाटा यूज हो रहा है बहुत कम समय के लिए। तो कुछ रजिस्टर में ही ऐसे ऐसे डाटा को आप रखते हो जो कि कैलकुलेटर में यूज करते हो। दूसरा है कैश मेमोरी। इसमें 3 लेवल के कैश होते हैं जनरली, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, बट रहने देते हैं उसको, वो कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो कैश मेमोरी का क्या सीन है कि कैश भी बहुत स्मॉल होता है, बहुत हाई स्पीड होता है, बट इससे साइज इसकी ज़्यादा होगी, कैश ज़्यादा होल्ड कर सकता है, और सीपीयू रजिस्टर से तो स्लो होगा। सीधी सी बात है, टॉप वाला सबसे फास्ट है। ये आपका क्या करता है, जो फ्रीक्वेंटली आप डाटा एक्सेस कर रहे हो उसके टाइम को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि सीपीयू जो आप डाटा फेच कर रहे हो ना, ठीक है, रैम से उसको अपने पास स्टोर कर लेती है। आप जब नेक्स्ट टाइम आओगे तो आपको मिल जाएगा वही डाटा, आपको फिर से वो ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोलोगे तो क्या क्या है, तो देखो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोल सकते हो, ये जो आपका होता है कैश जो होता है जनरली ये रैम से फास्ट होता है, बट रैम से साइज में भी छोटा होता है। जो भी आपने रिसेंटली इंस्ट्रक्शन को यूज करा है ये बस उसको स्टोर करेगा। ये किसको यूज करता है, एस रैम को। एस रैम क्या है भाई, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैम। ठीक है, स्टैटिक रैम ये अपने अंदर स्टोर करता है, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है बट फास्ट भी होती है ऑन दी अदर। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, देखो आपने रीओपन करा, आपने किसी ऐप को अभी जस्ट क्लोज करा था, आपने फिर से उसे रीओपन करा, तो क्या होता है वो इंस्टेंटली लोड हो जाता है। आप क्या करना, अपने फोन को रीस्टार्ट करना, फिर कोई भी ऐप ओपन करके देखना, तो थोड़ा सा वक्त लेगा, बट फिर आप उस ऐप को क्लोज करना, फिर सेकेंड टाइम ओपन करना, तो बहुत जल्दी ओपन हो जाएगा। तो कैसे हो रहा है कि उसकी मेमोरी जो है कुछ स्टोर कर ली गई है, कैश करके उसके डाटा को कैश कर लिया गया। थर्ड है आपका मेन मेमोरी, डी रैम्स। मतलब इसमें डी रैम्स आपका क्या है जी, तो फिर डायनेमिक। ठीक है, डायनेमिक रैम आप यहाँ पे बोल सकते हो, बहुत सीधी सी बात है। और ये आपकी मेन मेमोरी यहाँ पे, मेन मेमोरी रैम को कंसीडर करा जाता है यहाँ पे। अब रैम क्या है, तो रैम पता है आपको, कंप्यूटर की प्राइमरी वर्किंग मेमोरी होती है, वो डाटा को टेम्पोररी स्टोर करती है जब आपकी सिस्टम एक्चुअली रन कर रही हो फिर। और इसकी साइज जो बताई जाती है, बाय द वे कैश से स्लो होगी, कैश मेमोरी से स्लो ही होगी, लेकिन ये ज़्यादा अपने अंदर स्टोर कर सकता है, अप्रॉक्स 4 से 128 GB रैम, कुछ ऐसा अपने अंदर रैम ये स्टोर कर सकता है। डी रैम वही डायनेमिक रैम का यूज करता है, ये चीप होता है एस रैम से, सस्ता पड़ता है ये। ठीक है, सस्ता तो पड़ता है बट फिर है सस्ता है तो वही है, स्लो होता है उससे, और क्या। और ये वॉलेटाइल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, वॉले, ये स्टैटिक था, ये वॉलेटाइल है। आपका मतलब क्या है जी, वॉलेटाइल का मतलब है भाई कि आप इसमें जो भी स्टोर करोगे ना, ठीक है, आ, वो जब आप उसको एक बार हटा दोगे तो वो मतलब आपने अपने सिस्टम को ऑफ वगैरह कर लिया तो वो डाटा आप खो दोगे। एग्जाम्पल के लिए, जब आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट को अगर आपने यूज करा है, तो सपोज करो आपने उसे करा ओपन, जैसे ही आपने ओपन पे क्लिक करा वो रैम में लोड हो जाएगा। फर्स्ट टाइम लोड हो गया, फिर आप बहुत इजीली वहाँ पे एडिट वगैरह कर सकते हो। फिर आप उसे हटाओगे तो हो सकता है आप क्या कर रहे थे नहीं कर रहे थे, अगर आपने उसे कैश में स्टोर नहीं करा है तो आप सारा डाटा खो दो। बहुत सीधी सी बात है। अब लेवल थर्ड में क्या आता है आपका, या तो मैग्नेटिक डिस्क दे रखा है, जनरली आप उसको एसएसडी बोल लो या फिर एचडीडी बोल लो। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क आप एसएसडी बोल लो या फिर एचडीडी बोल लो। एसएसडी का क्या सीन है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, फुल फॉर्म होता है एसएसडी का, मैग्नेटिक डिस्क दे रखा है बट ठीक है। और आई होप सो यही हो, ठीक है। और इसमें क्या होता है जनरली आपका, वेट मैं देखता हूँ नीचे कहीं दे रखा है क्या, वेट वेट वेट, हाँ जी दे रखा है यहाँ, सॉलिड स्टेट डिस्क सबकी ये साइज है। ये आपकी चिप पे क्या होता है, ये आप देख सकते हो ऑपरेशन, और एस रैम में स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम में, और
उसके बाद SSD में फ्लैश मेमोरी होती है आपकी 1 से 28 GB तक। एसएसडी के कुछ एसएसडी का कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ। एसएसडी का फुल फॉर्म हो गया सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है जी। ये एचडीडी से फास्ट होगी, इतना तो पता होगा। अगर आपने कभी लैपटॉप बाय करा है तो आपको पता होगा एसएसडी एचडीडी से बहुत फास्ट होती है। बहुत सीधी सी बात है। बट ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है एचडीडी से, ये भी सही है। और ये फ्लैश मेमोरी का यूज करती है, मतलब इसमें कोई मूविंग पार्ट वगैरह नहीं होता। जैसे डिस्क आप लगाओगे तो फिर इसमें कोई मूविंग पार्ट होता ही नहीं है जनरली, ठीक है। और ये आप मॉडर्न लैपटॉप वगैरह में तो हम लोग यूज करते हैं हाई परफॉर्मेंस के लिए पीसी में। एचडीडी का क्या सीन है, हार्ड डिस्क ड्राइव का, ये मैग्नेटिक डिस्क का पार्ट है। इसमें क्या सीन है, सबसे पहली चीज है कि ये चीप होगी, ये सस्ती होगी और स्लो भी होगी एसएसडी से, ठीक है। ये ओल्डर कंप्यूटर या फिर आप बोलो जो ऐसे सर्वर जो ओल्ड हो चुके हैं जिसमें पहले यूज, उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है। एसडीडी अभी कुछ लैपटॉप में भी आते हैं, बट वो लैपटॉप बोल सकते हो बहुत ज्यादा एडवांस वर्जन के नहीं होते। i3 वगैरह में आता हो तो आता हो, ठीक है जी। तो यही सारे के सारे सीन्स है यहाँ पे, ठीक है। तो आगे देखते हैं। उसके बाद क्या दे रखा है, एक और है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म और कोल्ड स्टोरेज। अब आप बोलोगे, देखता हूँ मैं नीचे दे रखा है क्या, लॉन्ग टर्म एंड कोल्ड स्टोरेज, लॉन्ग थ्रूपुट दे रखा है। नहीं 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 दे रखा है, मैं ही बता देता हूँ। हाँ, कोल्ड स्टोरेज दे रखा है, ठीक है। मैं तब एक्सप्लेन, फिलहाल मैं थोड़ा सा बता देता हूँ लॉन्ग टर्म और कोल्ड स्टोरेज का क्या सीन है। देखो, इसका यूज क्यों करा जाता है, तो ऐसे डाटा को अचीव करने के लिए जो कि रेयरली एक्सेस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल टर्म देखो, लॉन्ग टर्म है, और क्या है, कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज में तो आप वही चीज रखते हो ना जो एक वक्त पे आप रिट्रीव करोगे, बहुत ज्यादा रेयरली आप जिसको यूज करते हो बाय द वे। तो इसमें आप एग्जांपल इसका क्या दे दोगे, क्लाउड स्टोरेज हो गया, ठीक है। आपने क्लाउड पे कुछ अपलोड कर दिया तो क्या डेली थोड़ी एक्सेस करते हैं गूगल ड्राइव की चीज, जहाँ कभी जरूरत पड़ा तो हम एक्सेस कर लेंगे ड्रॉप बॉक्स से, आई मीन टू से गूगल ड्राइव से, ठीक है। तो यही सारी की सारी चीजें, ये सब कोल्ड स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज हो गई। एक कोल्ड स्टोरेज भी होता है, जैसे अमेजोन ग्लेशियर है। तो ये सारी की सारी चीजें, एच डी डी, एस रैम क्या होता है, डी रैम मैंने वो समझा ही दिया आपको स्टोरेज पैरामीटर्स के सब्जेक्ट में। रजिस्टर जो होगा वो सबसे फास्ट होगा, सबसे कम टाइम लेगा, फिर उससे ज़्यादा ही, फिर उससे ज़्यादा ही, फिर एग्जैक्टली टाइम टू रीड फर्स्ट वैल्यू फ्रॉम स्टोरेज लोकेशन, लोअर इज बेटर, उससे लोअर इसका लेटेंसी क्या हुआ आपका, कि रीड करने में फर्स्ट टाइम जो वैल्यू है उसको रीड करने में कितना वक्त लग रहा है, तो वो आपकी लेटेंसी हो गई। So to turn around time when trying to read something from a register in order nanosecond में, ये 100 nanosecond, माइक्रोसेकेंड, वही सारी सारी चीजें। थ्रूपुट क्या होता है, थ्रूपुट क्या होता है यहाँ पे, तो थ्रूपुट जो होता है ना, उसका क्या सीन है यहाँ पे, ये थ्रूपुट जनरली डाटा ट्रांसफर रेट को कहते हैं। अब आप बोलोगे डाटा ट्रांसफर रेट को मतलब क्या, तो देखो डाटा ट्रांसफर रेट से मेरा मतलब ये है। तो फिर अब हम यहाँ आते हैं थ्रूपुट पे, ये क्या है, तो कुछ नहीं है भाई, आप डाटा की जो डाटा को जो एक्सेस कर रहे हो, जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है उसका रेट क्या है, आप इसको बोल सकते हो क्या, डाटा ट्रांसफर रेट। डेट्स इट, यही हो गया आपका, जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है किस रेट से हो रहा है। अमाउंट ऑफ डाटा जो आपने रीड करा या फिर राइट करा पर सेकेंड, वही चीज है। कितने अमाउंट ऑफ डाटा को आपने पर सेकेंड राइट या फिर रीड करा, नंबर ऑफ बाइट्स या फिर सेकेंड दैट कैन बी रीड, जितना ज्यादा हो उतना बेहतर है। कि एक सेकेंड में आप जितना ज्यादा रीड कर पा रहे हो वो बेहतर है, कितने बाइट को आपने, बाइट पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने बाइट को आपने रीड करा, ठीक है, उतना बेहतर है। सबसे ज्यादा डी रैम में होता है, फिर एस एस डी में, फिर एस डी डी में, ठीक है। मतलब ये बढ़ता जा रहा है, एस डी डी आपका हो गया। रजिस्टर्स एस रैम हैव लिमिटेड कैपेसिटी, एस रैम की कैपेसिटी लिमिटेड होती है। और एस रैम आपका किस में यूज होता है, अगर आपको याद हो तो, ये कैश मेमोरी में, ठीक है। ऑल राइट। डेंसिटी का क्या सीन है, ये तो समझ आ गया। और बाय द वे एक एक एग्जांपल मैं इसका दे देता हूँ थ्रूपुट का, वो ये रहा कि देखो, एक चीज आप समझ गए कि हाइयर थ्रूपुट होगा वो उतना बेहतर होगा, कि बेहतर परफॉर्मेंस है, ज्यादा डाटा आप रीड कर पा रहे हो। एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ, आप क्या करते हो, हाँ, आपने कभी ओला या उबर फॉर श्योर बुक करा होगा, नहीं करा तो फिर ठीक है, देखा ही होगा गूगल मैप को, कभी ना कभी यूज करा होगा। तो देखो भाई, गूगल मैप पे क्या हो रहा है, आपके गूगल मैप पे हो क्या रहा है, आप चल रहे हो, वो मैप दिखा रहा है
हर वक्त उसमें डाटा चेंज हो रहा है। आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन गए, आई मीन हर मिली सेकेंड या नैनो सेकेंड में डाटा चेंज हो रहा है, और उस मैप को मिलियंस ऑफ यूजर्स यूज कर रहे हैं। तो सपोज करो कितना ज्यादा डाटा आपका रीड हो रहा है हर समय। तो ऐसे में जितना ज्यादा थ्रूपुट होगा उतना बेहतर होगा, ज्यादा डाटा आप रीड कर पाओगे। और ये आप याद रखना, ये हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रूपुट के रिगार्डिंग सबसे ज्यादा किसका हो गया, फिर ठीक है। तो यही सारी की सारी चीजें हैं। और डेंसिटी के रिगार्डिंग भी आप याद रखना, किसका किधर डेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ बिट स्टोर्ड पर यूनिट एरिया। हायर इज बेटर, मतलब पर यूनिट एरिया। कि देखो रजिस्टर था और कैश था, वो एक्सपेंसिव था, बहुत स्मॉल था, लेकिन और एचडीडी और जो आपका कोल्ड स्टोरेज होता है वो चीप था बट स्लो था। तो डेंसिटी से आप क्या समझ सकते हो कि कितने बिट्स को आपने पर यूनिट एरिया, पर कॉस्ट पर यूनिट, वही एरिया, कितने एरिया में आपने उसको स्टोर करा है कॉस्ट के। तो जितना हायर होगा उतना बेहतर है। ठीक है, वॉल्यूम मैन्युफैक्चर्ड इंपॉर्टेंट, एग्जैक्टली आपने कितना स्टोर, डेंसिटी का मतलब ही वही होता है, एचडीडी में सबसे ज्यादा, फिर एसएसडी, फिर डी रैम, फिर एस रैम, फिर रजिस्टर, बिल्कुल अपोजिट। जो जितना ज्यादा स्लो है, ठीक है, उसका उतना ज्यादा। ठीक है, डेंसिटी आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑल राइट, एसएसडी, ये एसटीडी है, इससे बड़ा एसएसडी, फिर ऐसा कुछ डेंसिटी। अब बारी आई कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एस रैम, वही जो कैशिंग का सीन है, स्टैटिक रैम, L1 L2 L3 के द्वारा बैक्ड करा जाता है। अब ये क्या है वो हम आगे देख लेंगे अगर दे रखा हो तो, बट फिलहाल के लिए काफी है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, सीपीयू है, कई सारे रजिस्टर्स होते हैं, वही चीजें। एसएसडी का हाई थ्रूपुट होता है, एचडीडी कैपेसिटी में हाई है भाई, ये थ्रूपुट में नंबर वन है। तो फिर ये कैपेसिटी में नंबर वन है, ज्यादा स्टोर करने का। लॉन्ग टर्म स्टोरेज में तो जब बैकअप वगैरह हो तो उसमें तो वही क्लाउड स्टोरेज वगैरह चलता है आपका। तो क्लाउड स्टोरेज क्या है, जैसा कि मैंने बताया, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करेगा, जो कि बहुत मतलब रेयरली यूज करा जाए, ऑफन यूज ना करा जाए। वो टॉलरेट करता है हाई रीड लेटेंसी को। हाई लेटेंसी का मतलब समझ रहे हो ना, कि फर्स्ट टाइम आपने ओपन करा तो कितना ज्यादा डाटा आप रीड कर सकते हो। यहाँ बहुत ज्यादा डाटा स्टोर है तो रीड भी तो ज्यादा होगा। Amazon ग्लेशियर, गूगल एज़ोर क्लाउड अचीव स्टोरेज क्लासेस, ठीक है। हाई लेटेंसी ऑफ रिट्रीवल अप टू भाई 48 आवर्स तक लग सकते हैं रिट्रीव करने में। वाह, बहुत हाई ड्यूरेबिलिटी होती है। आज से आपने 20 साल पहले भी कुछ स्टोर करा होगा तो क्लाउड स्टोरेज में सारी चीजें स्टोर होगी। कॉस्ट बहुत कम है, लिटरली बहुत कम कॉस्ट है। ये सब तो पता होगा आपको। बाय द वे, इम्पैक्ट ऑन एप्लीकेशन डेवलपमेंट, हाँ जी। तो जब आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो तो आपको देखना होगा कि कितना डाटा आप यूज कर रहे हो। अगर आप एक जनरल रेस्टोरेंट के लिए कोई वेबसाइट बना रहे हो, वेब ऐप बना रहे हो, तो बहुत ज्यादा डाटा चाहिए नहीं। क्या यार, कस्टमर आया, उसने क्या ऑर्डर करा, जनरल चीज है, ठीक है। उसमें हर वक्त डाटा चेंज नहीं हो रहा है। और आपने कोई मैप बनाया, ओला उबर जैसा बनाया, जहाँ मैप आप डाल रहे हो वहाँ हर वक्त डाटा चेंज हो रहा है। या फिर आपने कोई ब्लॉग वेबसाइट बनाया तो वहाँ बहुत ज़्यादा डेटा चेंज नहीं हो रहा है, वोलेटाइल नहीं है। और आपको लंबा स्टोर करना है तो उसके लिए अलग होगा। ब्लॉग ब्लॉग वेबसाइट जनरली अक्सर स्लो होती है, क्योंकि वही चीज़ें कि वो उसी अकॉर्डिंग डेवलपमेंट है। तो वही डेवलपर को अवेयर होना चाहिए अपने चॉइसेस के बारे में, वो भाई कर क्या रहा है, ठीक है, कौन से काइंड का डेटाबेस उसको यूज करना चाहिए। क्योंकि एसडीडी जो है, ऐसी जगह यूज करेंगे जहाँ पे डाटा बहुत फास्ट रीड राइट हो रहा हो, थ्रूपुट। और जहाँ कैपेसिटी की बात आएगी, एसडीडी का यूज करेंगे। हायरार्की याद रखना, ठीक है। एचडीडी हाईएस्ट है थ्रूपुट में, सबसे कम डी रैम, उससे ज़्यादा एसएसडी, उससे ज़्यादा एचडीडी। और जब बात आएगी डेंसिटी की तो फिर देख ही सकते हो। खैर, ये तो हो गया। अब आते हैं लेक्चर 2 पे। और आप बोलोगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, तो देखो, होता क्या है जनरली कि आप एक एल्गोरिथम पकड़ो, वो बहुत फास्ट काम करेगा अगर आपको पता है बाइनरी सर्च के सब्जेक्ट में, गुड। और नेव एल्गोरिथम पकड़ोगे तो वो बिग ऑफ एन स्क्वायर लेता है, बाइनरी सर्च लॉग एन लेता है, अप्रोक्स हाफ बोल लो या बहुत कम, ना के बराबर बिल्कुल। और जब सॉर्टिंग करने के लिए भी कुछ एल्गोरिथम है, मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, कई सारे एल्गोरिथम है। कहने का मतलब यही है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या हुआ, आपने एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम लिखा, एल्गोरिथम मतलब भी पता होगा आई होप आपको, क्या होता है कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसका काम होता है कोई रिजल्ट अचीव करना, ठीक है। तो फिर वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मुद्दा ये है कि जैसे जैसे आप देखो मैं बोल रहा हूँ भाई, एक लिस्ट है उसमें 100 एलिमेंट्स है, इसको सॉर्ट करो, तो ये बहुत जल्दी सॉर्ट हो जाएगा।
मैं बोलूं 1 लाख है, फिर 100,000 लाख 1 लाख है, फिर वक्त ज्यादा लेगा। मैं बोलूं 10 लाख है, करोड़ 10 करोड़, ठीक है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। तो उस केस में क्या फर्क पड़ेगा, जैसे जैसे मैं इनपुट बढ़ाऊंगा वैसे वैसे कितना टाइम लेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लेगा। और बीगो का मतलब होता है अपर बाउंड, मतलब मैक्सिमम कितना टाइम ले रहा है। बीगो मतलब टाइम का क्या, अपर बाउंड भाई, कि मैक्सिमम भाई इतना टाइम ले रहा है आपका। जैसे जैसे आप इनपुट बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है यहाँ पे। इसमें बहुत सी चीजें होती है, वो पीडीएसए में एक्सप्लेन कर रखा है मैंने भी, और उसका नहीं पढ़ा है तो पता ही होगा कि भाई एक जा रहा है आपका, एक एक्स नोड यहाँ पे होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ जरूरी नहीं है, बट आपको ये समझना जरूरी है कि सबसे कम टाइम आपका होता है बिग ऑफ वन, कांस्टेंट टाइम है ये। कांस्टेंट टाइम कहने का मतलब अगर आप 100 एलिमेंट को सॉर्ट करने बोलो तो भी उतना ही वक्त लेगा, 1000 को बोलो तो भी उतना ही वक्त लेगा, ठीक है जी। और बिग ऑफ वन के बाद आता है बिग ऑफ लॉग एन, ठीक है। फिर उससे बड़ा बिग ऑफ एन, उससे बड़ा बिग ऑफ एन लॉग एन, फिर उससे बड़ा बिग ऑफ एन, ये आपका टू द पावर, यहाँ आप जैसे एन स्क्वायर सपोज कर लो, दे दिया आपने, स्क्वायर ही समझ लो। फिर आपका ये हो गया बिग ऑफ सी एन एक्सपोनेंशियल जिसको आप बोलते हो, ठीक है। उसके बाद आपका फैक्टोरियल सबसे ज्यादा टाइम लेता है, मतलब सबसे बेस्ट है बिग ऑफ वन, ठीक है। उससे ज्यादा, उससे थोड़ा बुरा है बिग ऑफ एन, उस बुरा कहने का मतलब ज्यादा टाइम ले रहा है, उससे और ज्यादा टाइम लेगा बिग ऑफ एन, उससे भी बुरा भाई बिग ऑफ एन लॉग एन, सबसे वर्स्ट तो आप ऊपर देख ही सकते हो। जैसे जैसे आप इनपुट बढ़ाते हो वैसे वैसे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे 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 राइज कर रही है। ये वही चीजें दे रखी है सब की सब जो भी है आपकी, ठीक है जी। रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टर्म्स ऑफ बीगो अपर बाउंड, बीगो ऑफ एफ एन जैसा कि आपने यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो फिर आई होप आपको ये चीजें, तो फिर आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखो, डाटा सर्च करना है आपको, कोई डाटा सर्च करना है। बीगो नोटेशन का मतलब क्या है, बीगो नोटेशन ये एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी में यूज होता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, रफ अप्रोक्सीमेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अप्रोक्सीमेटली, इटीसी, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट है बिगो ऑफ वन, कांस्टेंट टाइम है, इंडिपेंडेंट इनपुट साइज है। कहने का मतलब ये साइज से इंडिपेंडेंट है। चाहे आप एक ऐसा लिस्ट दो, मैंने एक ऐसा लिस्ट दिया जिसमें 100 एलिमेंट्स थे, अगर इसमें 100 एलिमेंट्स है तो भी ये बिग ऑफ वन टाइम ले रहा है। 1000 है तो भी यही ले रहा है, 10,000 एलिमेंट है तो भी ये ले रहा है। इन शॉर्ट बिग ऑफ वन जो होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है इनपुट साइज से। सो एक्सलेंट। लॉग एन का क्या सीन है कि लॉगरिथमिक इनपुट साइज लेता है, ठीक है। और बहुत स्लो ग्रो करता है इनपुट के रिगार्डिंग, जैसे आपकी बाइनरी सर्च, याद रखना बाइनरी सर्च का लॉग एन होता है, बिग ऑफ लॉग एन होता है। लॉग एन क्या है, लीनियर। लीनियर कहने का क्या मतलब कि अगर सपोज कर लो एक लिस्ट है उसमें 100 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मैंने बोला भाई इससे इसमें से ढूंढो कि 89 कहाँ है, किस पोजीशन पे 89 है, तो आप क्या करोगे, ये अनसॉर्टेड है। सॉर्टेड रहता तो आप बाइनरी सर्च लगाते। बाइनरी सर्च में क्या होता है कि आप इसका मिड फाइंड करते हो, देखते हो कि मिड से बड़ी वैल्यू है तो फिर मिड के बाद सर्च करते हो, सिर्फ मिड से लेके लास्ट तक। छोटी होती है तो फिर आप शुरू से लेकर मिड तक करते हो। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता तो कोई नहीं। और बिग ऑफ एन टाइम का क्या मतलब है, आप सारे एलिमेंट ले रहे हो, उसको कंपेयर करो, आपने पहला एलिमेंट उठाया उसको कंपेयर करा के वो 89 है, दूसरा तीसरा, हो सकता है 89 आपका सबसे लास्ट में हो। एन क्या है, एन इसकी साइज है, तो आपको टोटल एन एलिमेंट के ऊपर ट्रैवर्स करना पड़ा, ठीक है जी। बहुत सीधी सी बात है यहाँ पे। लीनियर इन इनपुट साइज, लीनियर होगा। ऑफन द बेस लाइन वुड लाइक टू डू बेटर, हमेशा बेटर करना चाहते हैं, तो लॉग इन तो इससे बेटर ही है। एन के, ठीक है, एन स्क्वायर बोल लो आप यहाँ पे। ये इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक, मतलब पॉलिनोमियल बोलते हैं, अगर स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक हो गया। यहाँ एन क्यूब है, बिग ऑफ एन क्यूब है तो क्यूबिक हो गया। ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, और ये तो कुछ बोल ही नहीं सकते भाई एक्सपोनेंशियल का। जब आप रिकर्सन कॉल करते हो ना, अगर आपको रिकर्सन के बारे में पता हो तब यही होता है, उसका 2 टू द पावर n होता है रिकर्सन का, ठीक है। तो आई होप ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। बिग ऑफ वन का क्या सीन था कि वो कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी। यहाँ देखो कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई वो। आपको कोई एलिमेंट एक्सेस करना है तो कोई नहीं कर सकते हो बहुत इजीली, चाहे मिलियंस हो बिलियंस एलिमेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उतना ही टाइम ले रहा है।
और रियल वर्ल्ड सिनेरियो में तो बिग ऑफ वन बहुत रेयर होता है, ना के बराबर मैं बोल सकता हूँ। हाँ, बिग ऑफ वन कब हो सकता है, देखो सपोज कर लो मैं बोलूँ इसमें 10 एलिमेंट्स है और मुझे टू ढूंढना है। ठीक है, सपोज करो टू पहले इंडेक्स पे ही मिल जाए, तो भाई बिग ऑफ वन टाइम मिलेगा ना। अब मैंने बोला 10, आई मीन 1000 एलिमेंट है, मुझे सिक्स ढूंढना है, सिक्स भी पहले ही इंडेक्स पे है, तो भी बिग ऑफ वन टाइम लेगा। मैं बोलूँ 10,000 एलिमेंट है, फिर मुझे सिक्स ढूंढना है, बट सिक्स तो पहले ही इंडेक्स पे है, तो यहाँ पे बोल सकते हो बिग ऑफ वन टाइम ले रहा है। और कुछ नहीं, बस कंफ्यूज मत होना इसमें। ठीक है, तो फिर आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो, ये सारी की सारी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थी। और पीडीएस से कर रखा है फिर तो क्या ही कहने आपके, आपको तो ये सब बहुत स्मूथ लग रहा होगा। सर्चिंग फॉर एन एलिमेंट इन मेमोरी, अनसॉर्टेड डाटा है, लिंक लिस्ट है आपका। आई होप लिंक लिस्ट आपको पता है, लिंक लिस्ट क्या होता है। देखो, एक सपोज कर लो आपके पास एक बॉक्स है, उसमें दो एंड से आपने बना रखा है, दो सब बॉक्स। एक में वैल्यू रहता है, एक में नेक्स्ट वाले का लोकेशन रहता है, ये अपने नेक्स्ट वाले के ऊपर जब जाएगा। तो फिर इससे जो जुड़ा होगा इसमें वैल्यू होगा, और इस वाले डब्बे में इसके नेक्स्ट वाले का लोकेशन होगा। वैल्यू, लोकेशन। ठीक है, वैल्यू, लोकेशन। आपको यहाँ जाना है, तो ऐसा नहीं आप डायरेक्ट यहाँ जाओगे, पहले आप इससे पूछोगे भाई, हेड, इसको हेड कहते हैं जो इनिशियल होता है, इसको टेल कहते हैं, और इसमें वैल्यू स्टोर्ड है, और क्या इस बॉक्स में स्टोर्ड है, स्टोर्ड है नेक्स्ट वाले की लोकेशन, नेक्स्ट वाले की लोकेशन। ठीक है जी। आप इसको क्या बोलते हो, आप इसको यहाँ पे बोलते हो मुझे लास्ट में जाना है, सपोज कर लो, तो ये बोलेगा अच्छा बट मेरे पास तो मेरे अगले वाले का लोकेशन है, बोलेगा कोई नहीं दे दे भाई। तो आप यहाँ से यहाँ चले आए, इसके पास इसके अगले वाले का लोकेशन है, इसके पास इसके अगले वाले का लोकेशन है। ठीक है, वो लिंक लिस्ट होता है, वो भी अनसॉर्टेड डाटा है लिंक लिस्ट में। तो आपने बिगिनिंग से अनसॉर्टेड डाटा मतलब भाई वही है कि सपोज कर लो ये वैल्यू है ना, यहाँ पे 20 हो गई आपकी, मैं लिख ही देता हूँ, 20, 11, 5, 2, अनसॉर्टेड है ये। ठीक है, तो स्टेप वाइज आप चलोगे, सारे के सारे एलिमेंट को कंपेयर करोगे। आप रुक जाओगे कहाँ, जब आपको जो एलिमेंट वहां पे मिल जाएगा, जैसे मैं बोला 5, ढूंढो भाई 5 कहाँ है, तो आप यहाँ जाओगे, इससे बोलोगे आप 5, वो बोलेगा नहीं। तो फिर मैं क्या करूँ, बोलेगा मेरे पास नेक्स्ट वाले का लोकेशन है, वहां जाके देखो, तो ये यहाँ आएगा, बोलेगा आप 5, बोलेगा मैं तो 11 हूँ। तो फिर ये आगे जाके देखेगा, तो जहाँ 5 मिलेगा वहीं ये रुक जाएगा, और वहीं एंड हो जाएगा लिस्ट का। और अगर कुछ नहीं मिला, बिल्कुल लास्ट तक गया, कुछ नहीं मिला, तो बोल दोगे आप नॉट फाउंड है। तो ऐसे एल्गोरिथम आप लिखते हो जनरली। तो ऐसे आप कर रहे हो, तो इसने बिगो ऑफ एंड टाइम, जो भी उसकी लेंथ वगैरह सपोज कर लो रही होगी, हो सकता था एन यहाँ पे मिलता फिर। अब वो तो एन टाइम चलना ही पड़ेगा, मोर और लेस लूप एन टाइम्स ही चलाना पड़ेगा आपको। यहाँ मिल गया वो बात अलग है, बट आप ये मान के चलोगे कि भाई मुझे सारे के ऊपर चेक करना है, ऐसा नहीं कि आपको पहले से पता है यहाँ मिलेगा। तो बिग ऑफ एन टाइम हो गया, सॉर्टेड रहता फिर क्या। हाँ, फिर क्या, सपोज कर लो आपके पास एक लिस्ट है, सॉर्टेड है, 8, 9, 16, 16, 19, 28, 32, 46। ठीक, अब ये सॉर्टेड है, अनसॉर्टेड में पता ही नहीं था भाई कौन कहाँ है। व्हाट इफ मैं बोलूँ मुझे भाई 32 ढूंढो कहाँ है, तो आप क्या करोगे, बोलोगे ठीक है ढूंढ लेंगे, बट करना क्या है, ये स्टार्टिंग इंडेक्स है, ये एंडिंग इंडेक्स है, दोनों को जोड़ो। ठीक है, सपोज कर लो आपने जोड़ा और क्या आया, 3, 2 अप्रोक्स, सपोज कर लो 7 आ गया। ठीक है, तो आपने इन दोनों को करा ऐड, इन दोनों को ऐड करने के बाद आप 2 से डिवाइड कर दोगे, तो कहीं कोई मिड वैल्यू आ रही होगी, सपोज कर लो ये आपका मिड हो गया 19। तो अब आप क्या करोगे, बोलोगे भाई तू 19 है, तेरे से पहले तो सब छोटा है, तेरे से पहले सब बड़ा है, तो बता मैं कहाँ आने वाला हूँ। तो बोलेगा अच्छा आप मेरे से बड़े हो, मतलब आप तो मेरे बाद ही आओगे। तो अब आप यहाँ से लेके यहाँ तक सर्च करोगे, बस इतने में सर्च करोगे, इस तरफ का जो था आपने उसे इग्नोर कर दिया, आप सिर्फ इतने में आप सर्च करने वाले हो। तो ये बदलता है, ये आपका लॉग एन टाइम्स हो गया। तो ये बदलता है जब आपका एलिमेंट आई मीन से जो आपकी लिस्ट वगैरह वो ऑलरेडी सॉर्टेड हो, लेसर देन द टारगेट है, तो फिर इस तरफ देखो, ग्रेटर एक टारगेट क्या था 32। ठीक है, मिड से बड़ा है तो इस तरफ देखो, मिड से छोटा है तो अगर मैं बोलता भाई 8 ढूंढना है, फिर 19 से छोटा है ना, तो वो इस तरफ होता। तो यही सारी की सारी चीज़ें, और कुछ नहीं, ये बिगो ऑफ लॉग एंड टाइम लेगा बाइनरी सर्च की ये चीज़ें। अब बारी आई भाई
ठीक है, तो समझ आ गया आपको कैसे लॉग एन बिग ऑफ लॉग एन टाइम कैसे लग रहा है। मतलब बिग ऑफ लॉग एन कहने का मतलब मैक्सिमम टाइम, बिगो का मतलब मैक्सिमम इतना टाइम लगेगा। आई होप आपको, आपने लॉग पढ़ा हो, आपको पता हो। एरे के साथ क्या प्रॉब्लम है, कभी कभी एरे को, कभी कभी क्या जनरली, अब पाइथन में कैसे एरे काम करता है ये मैंने ना पीडीएसए वाले वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया था। और क्योंकि उसमें लिस्ट और एरे के बीच डिफरेंस वगैरह था, तो बट यहाँ आप जनरल चीजें समझो कि साइज मस्ट बी फिक्स्ड अहेड ऑफ टाइम। एरे की साइज जनरली फिक्स्ड कर देते हो आप। कोई न्यू एंट्री ऐड करनी है तो फिर से उसको रिसाइज करोगे, फिर से उसकी साइज आप बढ़ाओगे। ठीक है, आप उसमें मेंटेन करते हो सॉर्टेड ऑर्डर को, जो सी ऑर्डर है वो सॉर्टेड रहे। फॉर एग्जांपल मैंने बोला अपन लोग के पास छोड़ो, मैं ऊपर तो एरे बना ही रखा है ना, लिस्ट बना रखा है। मैंने बोला कि मुझे क्या करना है, मुझे सपोज कर लो मैं बोला मुझे 17 इंसर्ट करना है, तो 17 कहाँ इंसर्ट करोगे, कहीं यहाँ कर देंगे, कोई नहीं, कर देंगे 17 इंसर्ट। बट उसके लिए क्या होगा भाई, इसकी पहले तो एक साइज बढ़ानी पड़ेगी, दूसरी चीज कि 70 चलो आपने यहाँ डाल दिया, ठीक है, बट ये स्पेस तो 19 का था ना, किसका था, 19 का। तो इस सब को आप एक एक स्टेप आगे बढ़ाओगे, 46 यहाँ आ जाएगा, 32 यहाँ आ जाएगा, 28 यहाँ आ जाएगा, 19 यहाँ आ जाएगा, एग्जैक्टली फिर 17 यहाँ आ जाएगा। तो कुछ ऐसा आपका, तो उसमें भी इशू है। कैसे मैं दिखाता हूँ आगे, वेट वेट, लेट मी रेज ऑल दिस स्टफ्स। ठीक है, प्रॉब्लम विथ एरेज मेंटेन करना पड़ेगा आपको बिग ऑप्शन, क्योंकि आप कुछ इंसर्ट करोगे तो बाकी सारे के सारे एलिमेंट को एक एक करके मूव करना पड़ेगा, ताकि आप गैप क्रिएट कर सको, वो एलिमेंट वहाँ आएगा। डिलीटिंग में भी यही होगा। आपने सपोज कर लो यहाँ से 19 को हटा दिया, फिर क्या भाई, 28 यहाँ आएगा, 32 यहाँ आएगा, 40, मतलब आपको इन शॉर्ट ये गैप मेंटेन करना ही पड़ रहा है एरे के केस में। प्रॉब्लम है ये एरे के साथ। अल्टरनेटिव क्या है, तो फिर बाइनरी सर्च ट्री का आप यूज करो। वो बाइनरी सर्च ट्री क्या होती है आपको पता होगा, क्योंकि वो आपके सॉर्टेड ऑर्डर को बहुत इजीली मेंटेन कर सकती है, और ट्री की ग्रोथ को भी। सेल्फ बैलेंसिंग फीचर होता है इसमें। ठीक है, और बाइंड बीएसटी मतलब बाइनरी सर्च ट्री को आप बहुत इजीली टिल्ट कर सकते हो एक साइड से, और ग्रो कर सकते हो उसको डाउनवर्ड। एवीएल आपका हो गया, जैसे कि बी ट्री, तो यही सारी की सारी चीजें, कुछ खास नहीं। यहाँ पे अल्टरनेटिव क्या क्या है एरेज के, तो बाइनरी सर्च ट्री हो गया आपकी, सेल्फ बैलेंसिंग का जो सीन है वो हो गया। तो बहुत सी सी चीजें हैं। हैश टेबल्स का क्या सीन है, तो फिर हैश टेबल में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेबल है, ठीक है जी, और आप क्या करते हो, आपके पास एक लिस्ट भी है, कई सारे एलिमेंट है, 20, 21, 32, 38, 41। आप क्या करते हो, इसके एक एक एलिमेंट को निकालते हो। पहले आप लिख लेते हो जितने भी एलिमेंट यहाँ पे, जैसे जीरो है सबके इंडेक्स लिख लोगे, 1, 2, 3, 4, कुछ ऐसा। फिर आप एक एक करके इन एलिमेंट को निकालोगे, आपकी मर्जी आप किससे डिवाइड करना चाहते हो, बट जनरली जो इसकी लेंथ होती है हम उससे डिवाइड करते हैं। ऐसे 20 को डिवाइड करेंगे 5 से, इसकी लेंथ 5 है, तो क्या आएगा, जीरो। तो 20 को जीरो इंडेक्स पे डाल देंगे। 21 को डिवाइड करेंगे 5 से, फिर जो भी लेंथ है उसकी, तो 1 आएगा, तो 21 को यहाँ डाल देंगे। फिर 32 को करेंगे तो 32 यहाँ आएगा, तो 2 के ऊपर इसको डाल देंगे। फिर 38 यहाँ आएगा, तो फिर 3 आ जाएगा, तो 3 पे 38 को डाल देंगे। फिर 41 आएगा 5 से, तो इसका इंडेक्स 1 आएगा, जो मतलब जो आपका रिमाइंडर बच रहा है वो। ठीक है, मॉड्यूलो लगा रहे हैं, तो 1, बट 1 पे तो हमारी ऑलरेडी एक एलिमेंट है। फिर हम लीनियर प्रोबिंग करते हैं। लीनियर प्रोबिंग मतलब देखते हैं नीचे कुछ है क्या जहाँ मैं स्टोर कर सकता हूँ, नहीं नीचे भी फील्ड है। फिर से पूछते हैं आपके नीचे कुछ है, बोलेगा मेरे नीचे भी फील्ड है, फिर ये बोलेगा मेरे नीचे जगह है, आप आ जाओ, तो यहाँ 41 को डाल देते हैं। तो आपकी हैश टेबल्स कुछ ऐसे काम करती है। और इसमें आपको कुछ भी एक्सेस करना होगा तो सीधी सी बात है जी, मैंने बोला अब आपको कुछ एक्सेस करना है इसके अंदर, मैं बोला भाई 32 को एक्सेस करके दिखा, तो आप क्या करोगे, फिर से 32 मॉड 5 2 आ जाएगा, तो देख लोगे ये 2 इंडेक्स पे है। इन शॉर्ट यहाँ पे जो एक्सेस करना होता है ना, आपका कंप्यूट करना इंडेक्स, इसका बिग ऑफ 1 टाइम में हो जाता है। आप ऐसा होप करो कि सारे एलिमेंट के इंडेक्स यूनिक हो, वरना बहुत सी चीजें ऑप्शनल चेनिंग होता है, पेनिट्रेसिंग, तो वो बहुत डिटेल में हो जाएगा। तो आप जनरली चीजें समझो, दैट्स हाउ ऑल दीज स्टफ्स वर्क। ठीक है, आपकी, मैं इसका एग्जांपल बताऊं तो डिक्शनरी जो होती है उसमें भी कुछ ऐसा ही वैल्यू स्टोर होता है। यहाँ की होता है, ये वैल्यू होता है, हर एक की हर एक यूनिक वैल्यू से स्टोर होता है। तो आप एग्जांपल उसका देख सकते हो जो भी आप यूज करते हो एल्गोरिथम। डेटाबेस सर्च लेक्चर 3, क्या है ये डेटाबेस सर्च, हम जनरली इसका यूज क्यों करते हैं, तो देखो डेटाबेस के सब्जेक्ट में सबको पता है
कि डेटाबेस का हम क्यों यूज करते हैं, जैसे कि कुछ आपको स्टोर वगैरह करना हो। ठीक है, तो फिर डेटाबेस सर्च, डेटाबेस में क्या करते हैं, वैल्यू स्टोर करते हैं। जब भी सर्च करना हो तो उससे क्या मतलब है कि भाई वैल्यू को सर्च करना है डेटाबेस में, मोर और लेस यही इसका मतलब है। तो डेटाबेस क्या करता है आपको पता ही है, डाटा को स्टोर करना, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उसको, कोई स्ट्रक्चर्ड डाटा है मतलब टेबल में है या फिर आई मीन जेसन फॉर्मेट में, तो उसको उसी के रिगार्डिंग स्टोर वगैरह करना, उसको मेंटेन करना। और मैं बोलूँ मोस्ट कॉमन टाइप जो है ना डेटाबेस स्ट्रक्चर का, वो क्या क्या है, तो पहला टेबुलर फॉर्मेट। बहुत गौर से सुनना, टेबुलर फॉर्मेट, उसमें मल्टीपल टेबल्स होते हैं, जैसे आप एसक्यूएल में क्वेरी लगाते थे। ठीक है, मल्टीपल कॉलम्स आपके होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप सपोज करो एक स्टूडेंट टेबल है, तो फिर भाई स्टूडेंट टेबल में उसके पास क्या क्या होगा, उसका रोल नंबर होगा एज ए कॉलम, यूनिक होगा, प्राइमरी की जिसको आप बोलते हो, उसका नेम बंदे का हो गया, उसका डिपार्टमेंट हो गया, कोर्स टेबल फिर हो जाता होता था, फिर रजिस्ट्रेशन टेबल होता था। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके डेटाबेस सर्च। सबसे पहले टेबुलर की बात करी हमने। टेबुलर में कई सारे कॉलम्स होते हैं, इंडेक्स होता है, आप सर्च कर सकते हो कॉलम के ऊपर। मेंटेन करो इंडेक्स, कॉलम जो है उसके इंडेक्स को, अगर आपको सर्च करना चाहते हो तो। इससे क्या मतलब है, वही चीज है कि जैसे आप सर्च करते हो, आप बोलते हो वेयर, जैसे कि आपने बोला वेयर रोल नंबर इज समथिंग 100, कुछ ऐसा। ठीक है, तो वही चीज है कि कॉलम्स में सर्च कर रहे हो तो मेंटेन करो। स्टोर सॉर्टेड वर्जन ऑफ कॉलम, अगर आपके कॉलम सॉर्टेड है तो वो बहुत जल्दी ढूंढ देगा। कॉलम को क्या होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, इंटीजर शॉर्ट स्ट्रिंग वगैरह सबके बीच में। लॉन्ग टेक्स्ट फील्ड्स आर नॉट गुड फॉर इंडेक्स। ऐसा नहीं कि आपका कोई डिस्क्रिप्शन का कुछ ढूंढना, सपोज कर लो आपके पास डाटा है, उसमें डिस्क्रिप्शन में 40 लाइंस का कोड लिखा है, कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है, उसमें आपने सबका डिस्क्रिप्शन लिख रखा है, तो ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन ढूंढने लगना। तो यही सारी की सारी चीजें मैं जनरल आपको बताऊं, तो देखो आप सर्च करते हो डाटा डेटाबेस में। ठीक है, कैसे करते हो आप डेटाबेस में जनरली डाटा को सर्च, तो डाटा को भाई जनरली डेटाबेस में सर्च करने के लिए आप क्वेरी चलाते हो। अगर लार्ज डेटाबेस है तो वो आपके लिए चैलेंज हो सकता है। ठीक है, और अनऑर्डर्ड मैनर में है तो भी चैलेंज हो सकता है, तो बिग ऑफ एन टाइम लेगा, बट वो ऑप्टिमाइज्ड है, बेहतर है, इंडेक्स के साथ आप कुछ कर रहे हो। बट इससे एक क्वेश्चन हो रहा है कि अब इंडेक्स क्या है भाई। तो कुछ नहीं भाई, जो डेटाबेस का इंडेक्स होता है ना, वो बुक के इंडेक्स की तरह ही होता है। आपने बुक खोला, आपने देखा अच्छा इंडेक्स सेकंड में क्या लिखा है, तो इंडेक्स सेकंड में कोई चैप्टर हुआ तो आपने देखा पेज नंबर ये रहा, आप वहाँ डायरेक्ट चले गए। तो ऐसा ही होता है इसमें भी, आपने इंडेक्स देखा और आप उस जगह पे चले जाते हो, क्विक लुकअप के लिए आप जाते हो। कॉलम जो होता है उसकी कॉपीज को स्टोर करता है इंडेक्स, कई सारे मल्टीपल कॉलम से टेबल में, और इंडेक्स लिंक कर देता है आपके ओरिजिनल टेबल को। तो यही सारी की सारी चीजें थी जनरली, जो भी मैंने अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन करी है, कि जब आपकी चीजें सॉर्टेड है तो बिग ऑफ लॉग एन टाइम्स लेगी, लॉग एन टाइम्स लेगी। और इंडेक्स कैसे काम करता है मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ। देखो, जैसा कि मैंने बोला, रोल नंबर से आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, आप सबसे पहले सॉर्ट कर लो, सॉर्ट कर, एग्जांपल अगर नीचे दे रखा है तो मैं दिखाता हूँ। माई एसक्यूएल में देखो, ये दे रखा है। अब एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, माई एसक्यूएल क्या है, ये भी मैं बता दूंगा, कोई नहीं। कंपैरिजन ऑफ बी ट्री, बाइनरी ट्री एंड हैश इंडेक्सेस। ठीक है, बी ट्री हैश इंडेक्सेस कैन हेल्प प्रिडिक्ट हाउ डिफरेंट क्वेरीज परफॉर्म ऑन डिफरेंट मेमोरी स्टोरेज। इंडेक्स फ्रेंडली क्वेरी, इंडेक्स फ्रेंडली क्वेरीज कहने का क्या मतलब है यहाँ पे, तो देखो इंडेक्स फ्रेंडली क्वेरी कहने का यही मतलब है, आपने सर्च करा आप स्टार, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1, टेबल 1 जहाँ पे की कॉलम लाइक, आपने ऐसा कुछ सर्च कर लिया, ये स्टार्ट हो रही हो भाई पैट्रिक से, या फिर इसको एंड बोलते हैं, अच्छा एंड हो रही हो, आई होप सो एंड, ये वाइल्ड कार्ड एंड के लिए यूज होता है। और ये आपका रहा, पहले स्टेटमेंट में रोज जो होगा वो पैट्रिक, और या फिर इसके बीच में जो भी होगा उसको कंसीडर करेगा। दूसरे स्टेटमेंट में जो रोज होगा वो पैट सबसे पहले देखेगा, जहाँ पैट आ रहा है फिर उसके बीच कुछ आता होगा, कोई नहीं, और ये जो आपका होगा उसके बीच कंसीडर करेगा। इंडेक्स अनफ्रेंडली क्वेरी क्या हो सकती थी, इंडेक्स अनफ्रेंडली क्वेरी ये हो सकती थी कि आपने बोला भाई कहीं बीच में पैट्रिक आ रहा हो। अब कहीं बीच में आ रहा होगा उसके लिए तो उसको सबको जाके रिट्रीव करना पड़ेगा ना, जितने भी डिस्क्रिप्शन होंगे। अगर 10 डॉक्यूमेंट्स हैं तो सबके डिस्क्रिप्शन चेक करो। आप बोल रहे थे पैट्रिक से एंड हो रहा है तो वो उसने चेक कर लिया था। तो यही सारी की सारी चीजें, और भी एग्जांपल में जैसे यहाँ पे बी ट्री का सीन दे रखा है,
तो देखो, अगर मैं कुछ आपको ट्रेड ऑफ बताऊं इंडेक्सेस यूज करने का, तो ट्रेड ऑफ क्या हो सकते हैं? इंडेक्स नो डाउट आपकी सर्च इंप्रूव बहुत फास्ट कर देता है आपकी ओवर, लेकिन इसके साथ कुछ इशू भी है, कुछ फास्ट कर रहा है तो कुछ तो होगा। सबसे पहले कि इसमें इंसर्शन फिर स्लो हो जाता है, इंसर्शन अपडेशन डिलीशन जैसे ऑपरेशन स्लो हो जाते हैं, क्योंकि एवरी टाइम एक नए रिकॉर्ड को आप इंसर्ट करोगे, डिलीट करोगे या अपडेट करोगे, तो इंडेक्स भी अपडेट होगा। 10 स्टूडेंट थे, स्टूडेंट वन रोल नंबर जो है 106 था, कुछ नेम, स्टूडेंट टू 107 108 एक्सेट्रा। आपने इसको डिलीट करा, इसको यहाँ से हटाया, तो अब तो इसके बाद जो भी है सबका इंडेक्स एक एक एक, एक डिक्रीज होगा ना। तो ये अगर इंडेक्स आपकी चीजों को फास्ट कहीं बना रहा है, तो कहीं उसमें इश्यूज भी हैं कि भाई फिर इंसर्शन स्टोरेज वगैरह करना ये थोड़ा स्लोअर हो जाता है। कुछ स्टोरेज का भी इशू है कि इंडेक्स को आप स्टोर कर रहे हो तो एक एक्स्ट्रा स्पेस तो लग ही रहा है कि आप एक कॉलम में है उसकी कॉपी को स्टोर कर रहे हो। ठीक है। और दो चीजें, सबसे पहला स्टोरेज, इंडेक्स को स्टोर करोगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टोरेज लग रहा है। दूसरा इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन स्लो होता है। तीसरा कि राइट इंडेक्स चूज करना बहुत जरूरी है। कई सारे इंडेक्स के जो स्टोरेज होते हैं वो बस ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं, आपके जो प्रोसेस है उसको स्लो डाउन कर देंगे, अपडेट्स को भी। तो करेक्ट इंडेक्स स्ट्रेटेजी यूज करें। टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस में, आप इंडेक्स के टाइप क्या हो सकते हैं? तो जनरली बी ट्री इंडेक्स, बी ट्री इंडेक्स, हैश इंडेक्स। बी ट्री इंडेक्स क्या है? तो आपको अगर पता हो, बी ट्री इंडेक्स जो है बहुत कॉमन टाइप है, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो ठीक है, आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। यहाँ पे बी ट्री से क्या सीन है आपका? नोट, बाइनरी ट्री, बैलेंस्ड ट्री कहने का मतलब बैलेंस्ड। अब बैलेंस ट्री क्या होता है पता होना चाहिए। तो बैलेंस ट्री में क्या सीन होता है कि ये स्टोर करता है डाटा को सॉर्टेड ऑर्डर में, एक हायरार्किकल मैनर में स्टोर करता है। जैसे बाइनरी सर्च में आप कर सकते हो ना, वैसे यहाँ पे आप बैलेंस समझ सकते हो। बैलेंस आउट बिग ऑफ लॉग एन टाइम में ये आपका काम कर देगा, बिग ऑफ लॉग एन टाइम में कर देगा। हैश इंडेक्स का क्या सीन है? तो जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, हैश इंडेक्स में क्या हो रहा है आपका, और ये कितना टाइम ले रहा है? बिग ऑफ वन टाइम। ठीक है। तो फिर अब हम आगे देखते हैं। इंडेक्स फ्रेंडली है कि आप, जिससे शायद लास्ट का सीन है ये हो रहा है, तो यहाँ पे आपने बोला कहीं बीच में आ रहा है, तो ये थोड़ा अनफ्रेंडली हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट द लाइक वैल्यू बिगिंस विथ वाइल्ड कार्ड। अच्छा, ठीक है, वाइल्ड कैरेक्टर नॉट वाइल्ड कार्ड। इन सेकंड स्टेटमेंट लाइक वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट, वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, की कॉलम लाइक अदर कॉलम, व्हाट डज इट मीन मैन? तो वही चीज है। मल्टी कॉलम इंडेक्स, अब इसका क्या सीन है देखो। मल्टी कॉलम इंडेक्स में क्या होता है कि सर्च इन्वॉल्व होता है मल्टीपल कॉलम्स पे, उसके इंडेक्स के अकॉर्डिंग। मतलब मैं एग्जांपल दूं तो, मैं एग्जांपल, अच्छा ठीक है देखो, आपने बोला इन तीनों के ऊपर आपने सर्च चलाया, तो सर्च जो होगा ना, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग डाटा लाएगा, फिर सिटी ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग डाटा लाएगा, एट लास्ट नेम के अकॉर्डिंग डाटा ले आएगा आपका। इंडेक्स वन, इंडेक्स टू, इंडेक्स थ्री, कंपाउंड इंडेक्स ऑन थ्री कॉलम। इन तीनों पे कंपाउंड इंडेक्सिंग हो रही है। सबसे पहले सॉर्ट करेगा इंडेक्स वन के रिगार्डिंग, फिर जैसे आपने बोला यहाँ भाई अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर ले, तो ए वाला कैरेक्टर पहले आएगा, फिर बी, फिर सी। फिर आपने सपोज कर लो बोल दिया कि रोल नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर ले, तो ये जो सॉर्टेड है ऑलरेडी, इसमें अब रोल नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट करोगे आप। फिर इंडेक्स थ्री मतलब तीनों के अकॉर्डिंग पहले, एक के फिर दूसरे के फिर तीसरे के अकॉर्डिंग वो सॉर्ट कर रहा है। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ दे रखा है, डेट ऑफ बर्थ फिर सिटी फिर नेम। ठीक है। कैन क्वेरी फॉर ऑल पीपल बोर्न ऑन द सेम डेट सेम सिटी इजीली। ठीक है। मल्टी इंडेक्स फ्रेंडली अनफ्रेंडली, देखते हैं क्या सीन है यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहला एग्जांपल आपका ये दे रखा है यहाँ पे बहुत ही इजीली कि भाई वेयर, ठीक है, वेयर क्लाउज उससे पहले सेलेक्ट वगैरह लिखा गया, जहाँ पे इंडेक्स पार्ट इक्वल टू पार्ट वन इक्वल टू वन है, एंड इंडेक्स पार्ट टू इक्वल टू टू है, एंड अदर कॉलम्स थ्री है। सही है, दिक्कत ही है। एंड व्हाट इफ इसी को मैं दूसरे टर्म्स में लिख दूं, यहाँ पे पार्ट वन यूज ही ना हो। देखो, पहले पार्ट वन के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना था, फिर पार्ट टू, फिर पार्ट थ्री। मैं बोलूँ भाई इसको भूल जा, फिर आप पार्ट टू से शुरू करो, पार्ट टू इक्वल टू वन मैं बोल देता हूँ कुछ ऐसा। हाँ, और थ्री इक्वल टू मैं टू दे दूंगा। तो ये वही इशू है देखो यहाँ पे, वेयर इंडेक्स पार्ट टू इक्वल टू वन, इंडेक्स पार्ट टू इक्वल, भाई पार्ट टू इक्वल टू टू होता ना, आप टू पे वन को बोल रहे हो।
और पार्ट 3 में 2 को बोल रहे हो, तो ये आपका एक अनफ्रेंडली गेस्चर हो गया। उसके बाद दूसरा एग्जांपल, इंडेक्स जहाँ 1 है और इंडेक्स जहाँ 2 है, ठीक है, दोनों इंडेक्स की बात है। फिर आपने यहाँ पे क्या करा, इंडेक्स नॉट यूज्ड इन बोथ पार्ट, दोनों के दोनों पार्ट में आपने इंडेक्स यूज ही नहीं करा, जहाँ वेयर क्लॉज का यूज किया। आपने बोला इंडेक्स इक्वल टू 1 जिसका हो, जिसका ए इक्वल टू 10 हो जाए, तो ये आपका यहाँ पे एक सीन हो गया। ठीक है जी। और मतलब दोनों तरफ इंडेक्स यूज करना था ना। एक और एग्जांपल, यूज इंडेक्स ऑन इंडेक्स 1 बट नोट ऑन इंडेक्स 2 और इंडेक्स 3। देखो, वेयर इंडेक्स 1 इक्वल टू 1 एंड 2 इक्वल टू 2, और इंडेक्स 1 इक्वल टू 3 या फिर 1 इक्वल टू 3 इक्वल टू 3। इन शॉर्ट यहाँ कहने का मतलब हो गया कि यूज इंडेक्स ऑन इंडेक्स, जो आपने इंडेक्स 1 पे एक बार यूज कर लिया, बट नोट ऑन इंडेक्स 2 पे वही यूज नहीं करना, एंड और उसके बाद जो भी है ऑड में। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो इंडेक्स स्पेन और कॉलम, नो इंडेक्स स्पेंस और अनफ्रेंडली में नो इंडेक्स, मतलब इंडेक्स पार्ट 1 इक्वल टू 1 और पार्ट 2 इक्वल टू 10। तो फिर ये सारे के सारे रोज के ऊपर स्पेन नहीं करा, क्योंकि एक रोज आप इसके अकॉर्डिंग ढूंढ ढूंढ रहे हो, दूसरा मतलब और दे रखा है, आप एंड दे देते तो भी बेहतर होता, पार्ट 1 और फिर पार्ट 2 जिसका 10 हो जाए। ऑलराइट, मेमोरी टेबल का यहाँ पे आप ऑर्डर बाय में आप इसका हेल्प नहीं ले सकते, क्योंकि वैसे भी इस बिग ऑफ 1 है एक्सेस, तो क्या ही करना है इसमें। ठीक है, बहुत फास्ट होता है, जहाँ पे एप्लीकेबल हो वहीं, सिर्फ हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, तो इसके ऊपर आप जाके चेक कर सकते हैं, हमें बहुत सी डाटाबेस स्पेसिफिक चीजें मेंशन है कि कैसे क्वेरी को कौन सा ऑप्टिमाइज्ड क्वेरी आपका है, तो वही सारी की सारी चीजें। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। भाई बहुत इंपॉर्टेंट, एसक्यूएल वर्सेस नो एसक्यूएल, दोनों में डिफरेंस। ठीक है, एसक्यूएल वर्सेस नो एसक्यूएल। एसक्यूएल का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस, नो एसक्यूएल का हम आगे देखेंगे। तो देखो, जब भी आप डेटा के साथ यूज करोगे तो आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझना, डीबीएमएस की जरूरत पड़नी ही पड़नी है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। ये क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि आपको हेल्प करता है डाटा को जब आप स्टोर करते हो उसमें रिट्रीव करने में, वो भी बहुत इफिशियंट लिटरली। तो जो ट्रेडिशनल डेटाबेसेस थे ना, जो पहले यूज होते थे, वो एक सर्टेन स्टेप ऑफ स्ट्रक्चर फॉलो करते थे टेबल बेस्ड फॉर्मेट में। और जो आपकी न्यूअर वाले हैं, नए नए, जिसको आप नो एसक्यूएल बोलते हो, डेटाबेस मॉडल जो है, वो क्या करता है जनरली, वो आपका अल्टरनेटिव वे यूज करता है डाटा को स्टोर करने के लिए, डॉक्यूमेंट फॉर्म में वो डाटा स्टोर करता है। ठीक है, एसक्यूएल का क्या सीन है कि वो आपका फुल फॉर्म मैंने उसका बता दिया, सीधी सी बात। वो यूज किया जाता है किसके साथ, आरडीबीएमएस के साथ। ठीक है, ये अलाउ करता है यूजर को रिट्रीव और डाटा वगैरह को मैनिपुलेट, अपडेट, डिलीट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी की सारी चीजें। ये नॉन ट्रेडिशनल डेटाबेस में भी स्टोर करते हो, जैसे गूगल सीट्स, क्वेरी स्ट्रक्चर डेटा लैंग्वेज है वो। मतलब क्वेरी अभी जो होती है स्ट्रक्चर, मतलब उसका जो डेटा वो स्ट्रक्चर्ड है, उसको क्वेरी करने के लिए आप एसक्यूएल का यूज करते हो। आप बोलोगे आरडीबीएमएस के बारे में थोड़ा और जानना है, बिल्कुल। आरडीबीएमएस का काम है डाटा को ऑर्गेनाइज करना टेबल में, मतलब टेबल के रोज, टेबल के कॉलम्स में। ठीक है, बहुत सीधी सी बात है। हर टेबल का एक फिक्स स्कीमा होता है कि आप कैसे स्टोर करोगे। मैंने प्रोजेक्ट वाले में मैंने बना के भी आपको दिखाया था कैसे टेबल बन रहे थे, कौन किससे कनेक्टेड था, रिलेशन क्या था, वन टू मैनी, मैनी टू वन, कैसा क्या। तो ये वही चीज है, एक फिक्स स्कीमा होगी। स्कीमा फिक्स होने का क्या मतलब है कि हर एक रो का सेम सेट ऑफ कॉलम होगा। टेबल को आप लिंक कर सकते हो रिलेशन का यूज करके, जैसे फॉरेन की, बहुत इजी सी चीज आपको पता होगा। आरडीबीएमएस के एग्जांपल क्या क्या है, ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल इसके देता हूँ। माई एसक्यूएल सबसे पहला, और क्या क्या है भाई, पोस्ट ग्रेस बोलते हैं एसक्यूएल, दूसरा एग्जांपल। और क्या क्या इसके एग्जांपल हो सकते हैं, और एक कल आपका एक एग्जांपल है। ठीक है, ये सारे इसके एग्जांपल है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और आरडीबीएमएस के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, आई होप तो मैंने नीचे लिख रखा होगा, नो एसक्यूएल, एसक्यूएल। ठीक है ठीक है। तो मैं अगर आपको जनरली आरडीबीएमएस के कुछ बेनिफिट्स बताऊं, तो सबसे पहले डाटा इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी। स्ट्रक्चर्ड डाटा इंश्योर करता है उसकी एक्यूरेसी को, कि भाई ये स्ट्रक्चर्ड है, इसमें एक्यूरेसी होगी। इफिशिएंटली आप क्वेरी कर सकते हो डाटा को, बहुत फास्ट रिट्रीवल रेट है। इंडेक्सिंग का भी आप इसमें यूज कर सकते हो। बट डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, तो जो इसका जनरल डिसएडवांटेज होता है उसको आप यही कह सकते हो
कि जब आप इसको आई मीन टू से एक रिजिड डाटा स्ट्रक्चर ये आपका बन जाता है, मतलब रिजिड स्ट्रक्चर बन जाता है डाटा स्ट्रक्चर। कैसे? देखो आपके टेबल में ना रोज है, मैं ऊपर करता हूँ इसको। आपके ये टेबल है, सपोज करो इसमें बहुत से रोज हैं आपके, ठीक है। और हर एक जो रो है आपका टेबल का, हो सकता है सेम कॉलम हो उसमें, मतलब कुछ वैल्यू मिसिंग भी तो हो सकती है। देखो मैं बोलता हूँ आपके पास एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट आईडी थी, उसका नेम था, उसके मार्क्स थे, उसके एवरेज मार्क्स थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ कुछ। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे, यहाँ तक तो डाटा आपने सही फिल करा, सही फिल करा, सही फिल करा, बट यहाँ से क्या होने लगा, आईडी है, उसका नेम है, उसके रोल नंबर है, बट अब तक हो सकता है उस बच्चे ने मिड टर्म में एडमिशन लिया है, तो इससे पहले तो उसका कुछ था नहीं। तो बाकी जो अब आप लिखोगे उसमें तो नल नल लिखना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा इसका डिसएडवांटेज आप बोल सकते हो, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें थोड़ी सी स्केलिंग की भी इशू आ जाती है। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, ये तो समझ आ गया। और कुछ और एग्जांपल्स? नहीं, काफी, इतना एग्जांपल्स आपका काफी हो गया समझने के लिए कि स्कीमा रिजिडिटी से मेरे कहने का क्या मतलब है। वही जो मैंने आपको एग्जांपल वगैरह दिया। अब नो एसक्यूएल डेटाबेस के बारे में जानते हैं। ये सब तो मैंने बता ही दिया आपको। अच्छा, नो एसक्यूएल, नो एसक्यूएल डेटाबेसेस, तो फिर इसमें आपको समझ आ गया कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में स्टोर होगा, की वैल्यू ग्राफ फॉर्मेट में, या फिर कॉलम में स्टोर होगा। ये उसको हम बोलते हैं कॉलमनार डेटाबेस। ठीक है, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है। फॉर एग्जांपल, इसमें ज्यादा टेबल वाले में कि भाई अगर 10 स्टूडेंट के डाटा ठीक थे, अब 11 वाला जो बंदा है उसके बाद जो भी बंदे आएंगे उसका कोई एवरेज स्कोर आपको पता नहीं, या फिर ऐसा सपोज करो मिसिंग आपके पास नहीं है, तो बाकी सारे जगह पे नल देना पड़ता। तो इससे पहले वाले बंदों के तो एवरेज स्कोर होते, सबके होते, बट अब सब में नल दो नल दो। बट इसमें फ्लेक्सिबल होता है आपका नो एसक्यूएल, ये बोलता है कोई नहीं मत दो चलेगा। अनलाइक रिलेशनल डेटाबेसेस, न्यू एसक्यूएल जो डेटाबेस होता है वो कोई फिक्स्ड स्कीमा इसको नहीं चाहिए। आपने एक बार डिफाइन कर दिया तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप ये दे सकते हो कि ये वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, ये वैल्यू जरूरी है। आप जब दे दोगे कि ये इंपॉर्टेंट है तो फिर तो वो मेंटेन करने वाला है। डॉक्यूमेंट डेटाबेस आप किसको समझ सकते हो, डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग जो स्टोर होगा कुछ ऐसा, जैसा कि आपने देखा था जेसन में जो आउटपुट आ रहा था ना, जो हमने विकिपीडिया पे कॉल करा था, तो वो आपका कुछ वैसा ही था, डॉक्यूमेंट में वो स्टोर था, जेसन लाइक स्ट्रक्चर्ड में स्टोर था। और इसको जैसा और अनलाइक रिलेशनल डेटा, मतलब रिलेशनल टेबल्स, इसमें कोई फिक्स्ड स्कीमा नहीं होती, बहुत बेहतर। ठीक है, एडवांटेजेस इसके क्या क्या है, मैं इसके एडवांटेजेस बताऊं। बाय द वे आई होप सो आपको इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज नीचे भी दिया गया है, बट ठीक है, वो याद होगा। इसका डिसएडवांटेज यही था, मैं यहाँ डिसएडवांटेज लिख देता हूँ भाई, रिजिड स्ट्रक्चर था इसका, रिजिड स्ट्रक्चर था, स्केलिंग इशू था। ठीक है, और एडवांटेजेस क्या क्या थे, डाटा इंटीग्रिटी, कंसिस्टेंसी, इफिशिएंट क्वेरी, इंडेक्सिंग थी इसमें। वैसे ही आपके न्यू एसक्यूएल को का जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले इसका क्या सीन है, मैं एडवांटेज लिख देता हूँ यहीं पे, क्या फ्लेक्सिबल स्कीमा, सबसे पहला। दूसरा क्या हो जाता है, इफिशिएंट। फ्लेक्सिबल स्कीमा कैसे, मैंने बता दिया, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम के बाद डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हो सकते हैं। इफिशिएंट स्टोरेज, कोई भी नल वैल्यू, ठीक है, नो नल वैल्यूज पर, कोई भी अनयूज्ड फील्ड है जिसका आपने यूज नहीं करा है तो कोई नल वैल्यू नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है, इफिशिएंट व्हाट स्टोरेज, इफिशिएंट स्टोरेज होता है। और इसमें भी इंडेक्सिंग होती है, तो जैसे उसमें था, इंडेक्सिंग इसमें भी होती है। तो यही सारी की सारी चीजें, कुछ एग्जांपल जैसे आपका मोंगो डीबी हो गया, अमेजोन डॉक्यूमेंट डीबी होता है। और ठीक है, फिर की वैल्यू का क्या सीन है, तो फिर की वैल्यू में जैसे आप डिक्शनरी में स्टोर करते हो ना, वैसे ही स्टोर करते हो इसमें भी डाटा, उसी फॉर्मेट में स्टोर होता है आपका। और इसका एडवांटेज ये है कि इसमें बहुत फास्ट लुकअप कर सकते हो, बहुत फास्ट कुछ कोई चीज़ आपको करना है, ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता है क्योंकि यहाँ पे की और वैल्यू के बेसिस पे डाटा स्टोर्ड है। ठीक है, इफिशियंट होता है कैशिंग के लिए, कैशिंग के लिए आपका यूज करते हो बहुत ज़्यादा, फास्ट लुकअप, फास्ट लुकअप, बहुत ज़्यादा फास्ट लुकअप है, ये सब इसके एडवांटेजेस आप बोल सकते हो। ठीक है जी। और यूज केसेस में इसके बताऊं तो क्या है, जैसे आपको यूजर का सेशन स्टोर करना है वेब पेजेस में। सेशन मतलब उसमें क्या, सेशन मतलब वो टाइम जब वो डेटाबेस से सर्वर से कनेक्ट वगैरह था उस समय का टाइम को जनरली बोलते हैं। या फिर आपको कैशिंग करनी हो ताकि आप डेटाबेस के लोड को घटा सको,
कुछ पॉपुलर की वैल्यू पेयर स्टोरेज है, जैसे कि आपकी रेडिस होती है। मैं एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे। रेडिस एक डेटाबेस है, मैंने इसका भी यूज करा है। और कैशिंग के लिए लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और भी कई सारे मैम, मैम मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैम कैस्ट। ठीक है, तो ये सारी की सारी रेडिस है, मैम कैस्ट है। और कॉलमनार डेटाबेस का मैं एग्जांपल लूँ तो इसमें आप रो वाइज स्टोर करते हो। इंस्टेड ट्रेडिशन, मतलब ट्रेडिशनल जो आप टेबल यूज कर रहे थे वहां पे आप कैसे लिखते थे, मैं पहले यही बता रहा हूँ। आप लिखते थे ऐसे आईडी, आईडी में जो है लिख दो। फिर आप लिखते थे नेम, अब नेम में जो है लिखो। एज, एज में जो है लिखो। यहाँ ऐसा होता ही नहीं है। यहाँ ऐसे होता है कॉलम में स्टोर। यहाँ आप ऐसे कर रहे हो ना, मतलब ये भी कॉलम ही है, बट यहाँ पे कैसे स्टोर करते हैं। यहाँ पे स्टोर करते हैं, अच्छा आईडी है बंदे की, जैसे आपने यहाँ स्टोर किया एक बंदे की आईडी 1 है, नेम है मिस्टर ए, एज 18 है। दूसरे की 2 है, नेम है बी, एज 19 है। यहाँ पे कैसे स्टोर होगा, यहाँ बोलोगे आईडी 1 2, क्लोज कर दो। फिर नेम, और नेम के अंदर क्या, ए है, बी है, कुछ ऐसा। एज, भाई एज, तो फिर एज में क्या यहाँ पे स्टोर होता है, मैं सेमीकोलन लगा दूं, 18 और 19, कुछ ऐसे आप स्टोर करते हो कॉलम स्टोर में। कुछ यहाँ पे, कुछ ऐसे आप यहाँ पे स्टोर करते हो। ठीक है, तो अब आपको चीजें समझ आ रही होंगी कैसे क्या चल रहा है यहाँ पे। इसमें गूगल बिग टेबल का एग्जांपल हो गया, amazon रेडशिफ्ट होता है, अपेची कैसेंड्रा होता है। तो ये कुछ पॉपुलर डेटाबेसेस हैं जो कि कॉलम के ऊपर ऑपरेट करते हैं। ग्राफ का क्या सीन है भाई, ग्राफ जो है आपका, उसका आप ग्राफ स्ट्रक्चर का यूज करते हो नोड्स और रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। तो आप बोलोगे नोड्स और रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, देखो आप फेसबुक यूज करते हो। फेसबुक फेसबुक पे जनरली क्या होता है कि आपके कई सारे फ्रेंड हैं। ठीक है, फिर उनके फ्रेंड कोई और म्यूचुअल फ्रेंड जिसको आप बोलते हो। तो ऐसे आप देखो सबके यूज केसेस हैं, कौन का फ्लेक्सिबल है। कैशिंग करना हो तो रेडिस का यूज करते हैं भाई। फ्लेक्सिबल स्कीमा चाहिए तो डॉक्यूमेंट का यूज करेंगे, डॉक्यूमेंट डेटाबेस टाइप का, जो भी इसके एग्जांपल्स हैं आपके। कॉलम टाइप कोई ऐसी वैल्यू जरूरत आन पड़ी, ऐसा हमें एप्लीकेशन बनाना है जिसमें ऐसे वैल्यू स्टोर करनी है, तो कॉलम स्टोरेज करेंगे। और इसके एग्जांपल जैसा कि मैंने आपको बताया, अपेची कैसेंड्रा और गूगल बिग टेबल होता है। तो यही सारी की सारी चीजें। और ग्राफ, तो फिर जरूरत है ना कि हमें नोड में रिलेशनशिप दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन बी को जानता है, बी सी को जानता है, ये इसको जानता है, रिलेशनशिप हम यहाँ दिखा रहे हैं, तो ग्राफ का यूज करेंगे भाई। रिलेशनशिप क्वारीज के लिए ये बेस्ट होता है। सोशल नेटवर्किंग मैप बनाना हो आपको, वहां पे आप इसी का यूज करते हो। लिंक्डइन में आप इसका यूज करते हो। सेकंड डिग्री कनेक्शन आपने देखा होगा, थर्ड डिग्री कनेक्शन। कैसे पता चल रहा है ये, इसी से पता चल रहा है। कुछ पॉपुलर, जैसे आपके एग्जांपल मैं दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका क्या हो जाता है, मोंगोडीबी तो आपका कुछ ऐसा होता है, डॉक्यूमेंट बेस्ड मोरलेस बोल सकते हैं। अच्छा, ग्राफ का एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपका, नियो 4J होता है, एक डेटाबेस है, उसका नाम है ग्राफ डेटाबेस है। अमेजोन नेपच्यून है, ठीक है, अमेजोन नेपच्यून है। ये सारी की सारी चीजें एग्जांपल्स हैं, जैसा जैसी जरूरत है आप वैसा उसको स्टोर करो, उसको देखो समझो। ठीक है जी। और इन दोनों के बीच कुछ एग्जांपल्स दिया गया है बहुत ही डिटेल में। वेट, देखो, एसक्यूएल नो एसक्यूएल के बीच में, एक का रिलेशनल है, नो रिलेशनल। स्ट्रक्चर टेबल होता है, सेमी स्ट्रक्चर। स्ट्रिक्ट स्कीमा एसक्यूएल का, नो एसक्यूएल का डायनेमिक। इसमें एसिड प्रॉपर्टी फॉलो होनी ही होनी है। ठीक है, एटॉमिक, ए से एटॉमिक, मतलब सिर्फ एक वैल्यू होना, एटॉमिक मतलब। सी से कंसिस्टेंट, डीबीएमएस जो पढ़ा है उसको पता होगा। इंटीग्रिटी, ठीक है। तो वही सारी इसमें बेस होता है जनरली, कुछ फ्यू एसिड होते हैं, बेस का भी फुल फॉर्म है कुछ। स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी का, ट्रांजैक्शन के मामले में ये क्या, फ्लेक्सिबिलिटी, दोनों के डिफरेंस क्या, डाटा का क्या डिफरेंस है, मॉडल का, स्केल का। एसक्यूएल को आप वर्टिकली स्केल करते हो। आपके पास एक टेबल है, मैंने बोला एक कॉलम मुझे और ऐड करना है, एक फील्ड और, तो आप कैसे करोगे भाई, कॉलम ऐड करेंगे उसमें। स्टूडेंट था, उसका आईडी है, नेम है, सब कुछ है। मैंने बोला इसके एवरेज मार्क्स का एक कॉलम भाई ऐड कर दे, एक फील्ड ऐड कर दे, तो कैसे करोगे। टेबल के टॉप पे आप लिख दोगे यहाँ पे कि है इस बंदे का एवरेज मार्क्स, तो आप उसको वर्टिकल स्केलिंग करते हो। नो एसक्यूएल में हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है। बहुत सीधी सी बात है, क्योंकि आप इसमें डाटा स्टोर कर रहे हो कैसे, की वैल्यू पेयर में, वाइड कॉलम्स में, डॉक्यूमेंट में, ग्राफ में। तो वही सारी की सारी चीजें, आई होप आपको समझ आई होंगी चीजें।
और यहाँ और फर्दर थोड़ा बहुत डिफरेंस दे रखा है जो भी मैंने अभी आपको बताया। ओ गॉड, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस, जो भी चीजें थी मैंने आपको सब बता दी लेक्चर शुरू करने से पहले ही। आईडीबीएमएस के साथ टाइड अप कॉलम फील्ड की बात है तो ये सब आप देख लेना। टेबुलर में क्या सीन रहता है आपका, इफिशिएंट इंडेक्सिंग पॉसिबल होती है, वही सारी सारी चीजें। स्टोरेज इफिशिएंसी, प्रायर नॉलेज एंड डाटा साइज का पता होता है टेबुलर में। मैंने टेबुलर का आपको एक हैश वाला जो बताया, टेबुलर में भी कुछ ऐसा ही आप समझ सकते हो। टेबुलर के साथ क्या इशू है स्ट्रक्चर के मामले में, अच्छा बुरा, ऑल रोज जो होते हैं टेबल में, सेम सेट ऑफ कॉलम्स, बिल्कुल जितने भी रोज होंगे सेम सेट ऑफ कॉलम के साथ काम करना है। अल्टरनेट डॉक्यूमेंट डीबीएस, डीबीएमएस मैंने बता दिया। मतलब डीबीएस डेटाबेसेस टिपिकली जेसन फॉर्मेट में स्टोर होता है, जैसे मोंगो डीबी, अमेजोन डॉक्यूमेंट डीबी, देखो यहाँ स्टोर्ड है। अल्टरनेट वह की वैल्यू में स्टोर करना, जैसे पाइथन डिक्शनरी में आप स्टोर करते हो, डिक्शनरी या हैश टेबल में भी मैंने आपको बताया, एक इंडेक्स है उससे कोई वैल्यू लिंक्ड है, टू इंडेक्स है उससे कोई वैल्यू लिंक्ड है, तो आप कैसे यहाँ पे स्टोर कर रहे हो। ठीक है, मैप अ की टू अ वैल्यू स्टोर यूजिंग सर्च ट्री और हैश टेबल, बहुत सीधी सी बात है। एग्जांपल रेडिस, ये मैमकास्ट मैंने ऊपर भी लिख दिया, बर्कले डीबी। इन मेमोरी फास्ट क्वेरीज, अल्टरनेट कुछ कॉलम में स्टोर करके भी होता है, कॉलम जहाँ पे आप कॉलम के अकॉर्डिंग स्टोर करते हो, ये जैसे आपने यहाँ पे स्टोर करा था आईडी को, नेम को, कॉलम को ही आपने स्टोर कर लिया ऐसे हॉरिजॉन्टली। तो यही सारी की सारी चीजें हैं, कुछ खास नहीं। मैंने बताया था आपको कैसेंड्रा होता है इसका एक एग्जांपल, एच बेस हो गया एग्जांपल। ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेसेस स्टोर ऑल वैल्यूज ऑफ रोज टुगेदर ऑन अ डिस्क, एग्जैक्टली जैसा मैंने बताया। रिट्रीव ऑल एंट्रीज ऑफ गिवन रो वेरी फास्ट, बिल्कुल रो की एंट्री तो फास्ट कर ही लेगा। रिट्रीव ऑल वैल्यूज ऑफ गिवन एट्रीब्यूट। अल्टरनेटिव ग्राफ, ग्राफ फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, सोशल नेटवर्किंग वाली चीजें। डिफरेंट डिग्रीज, डिफरेंट डिग्री मतलब कितने आउट गोइंग एजेस हैं उसके ऊपर, तो डिग्री वगैरह हो आपको पता हो। फॉर एग्जांपल ए है, ये बी का भी फ्रेंड है, सी का भी फ्रेंड है, डी का भी फ्रेंड है, और मैंने इसको रिक्वेस्ट भेजा, मैं बी हूँ, मैंने इसको रिक्वेस्ट भेजा, ये तीनों मेरे फ्रेंड है। तो यहाँ पे कैसे डिग्री डिसाइड हो रही है, तो वही चीज है। डिग्री मतलब इन डिग्री एक होती है, एक आउट डिग्री होती है। इन डिग्री मतलब उसके ऊपर कितने कनेक्शन आ रहे हैं, आउट डिग्री मतलब वो बंदे कितनों से कनेक्टेड है जो कि मेरे रेंज में। नियो फोर जे, अमेजोन नेपच्यून, टाइम सीरीज डेटाबेसेस। अब ये क्या है भाई, तो आपको जब भी स्टोर करनी हो टाइम सीरीज के अकॉर्डिंग डेटा को, कि जो टाइम सीरीज है ना मुझे तो भाई उसके अकॉर्डिंग स्टोर करनी है, तो फिर आप इसका बहुत ही ज्यादा विगोरसली यूज करते हो। कई सारे, जैसे देखो वेदर, वेदर का जो ऐप होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग डाटा स्टोर करता है। ठीक है, तो वहाँ ये लिटरली बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल होती हैं आपकी। ठीक है जी, आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, तो फिर चलिए अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, क्वेरीज, कभी कभी तो क्रिकेट में भी ये स्टोर होता है। टिपिकल RDBMS completely unsuitable, same for most alternatives, तो वही चीजें एग्जांपल्स, RRD टूल, इनफ्लक्स डीबी, ठीक है, ग्राफाना, इलास्टिक सर्च, प्रोमेस, ये जो भी लिखा है प्रो, जो भी है प्रोनाउंस कर लेना इसको। और नो एसक्यूएल का क्या क्या सीन था, तो ये भी मैंने आपको बताया कि नो एसक्यूएल है, उसमें कौन कौन से उसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ऑल राइट एवरीवन। बेस, एक चीज और, बेस और एसिड के बीच, अच्छा बेस भी था ना ऊपर, मैंने बताया था, यहाँ पे बेस और एसिड, नो एसक्यूएल मोस्ट, अच्छा देखो मैं बताता हूँ, वेट। एसिड यहाँ दे रखा है ना आपका, ट्रांजैक्शन का कोर प्रिंसिपल है डेटाबेस का। मतलब क्या है इसका, पहले तो आपका नो एसक्यूएल क्या होता है मैंने बता ही दिया, एसक्यूएल अल्टरनेटिव है। नॉट ओनली एसक्यूएल, ये सिर्फ एसक्यूएल नहीं है कुछ ऐसा, बट एसक्यूएल सिर्फ एक क्वेरी लैंग्वेज था, और अडेप्ट कर सकते हो आप एनी काइंड ऑफ क्वेरी उसमें। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट आपका स्टोर है, डॉक्यूमेंट स्टोर या फिर ग्राफ के फॉर्मेट में। एसिड एक प्रॉपर्टी है, जब एप्लीकेशन बनाओगे तो आपको मेंटेन करना होगा कि एसिड आप कहाँ यूज करोगे। ठीक है, एसिड मतलब ट्रेडिशनल डेटाबेसेस जो थी, जैसे पोस्टग्रेस, माइस्क्वेल, ओरेकल, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, क्योंकि एसिड कहाँ यूज हो रहा है आपका, तो फिर एसिड प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज आपकी हो रही है किसमें, SQL, या फिर नो वेट 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 वेट, हाँ इसकी जो ट्रांजैक्शन होती है वो एसिड होती है, और उसकी बेस होती है। ठीक है, एसिड का फुल फॉर्म आपका क्या हो गया, एटॉमिक कंसिस्टेंट आइसोलेटेड ड्यूरेबल, मतलब क्या,
एटॉमिक का मतलब भाई, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आप अमेजोन पे गए, आपने ट्रांजैक्शन स्टार्ट करा, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, तो ट्रांजैक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हुए या फिर नहीं, वो एटॉमिक प्रॉपर्टी होगी भाई। भाई पूरा कंप्लीट कर, जरूरी है यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अचीव करना कि ट्रांजैक्शन हुआ है तो पूरा हो जाए, या नहीं हुआ है तो वो भी बता दे। ऐसा नहीं कि पैसा कट गया और ट्रांजैक्शन का पता ही नहीं कुछ। दूसरी कंसिस्टेंसी, कि डाटा जो है वो वैलिड स्टेट में है, ट्रांजैक्शन के पहले भी ट्रांजैक्शन के बाद भी कंसिस्टेंट है, उसके फॉर्म वगैरह में कोई चेंज नहीं आया। आइसोलेशन से क्या मतलब है कि ट्रांजैक्शन इंटरफेयर नहीं करेगा एक दूसरे में, हो सकता है 10 ट्रांजैक्शन हो रहा हो तो एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेगा। ड्यूरेबल का क्या मतलब है, तो एक बार ट्रांजैक्शन कमिटेड हो गया तो वो परमानेंटली स्टोर्ड करोगे आप उसको। तो ये प्रॉपर्टी है। जब भी आप कोई ऐसा एप्लीकेशन, एक ऐसा वेब पेज बनाओगे जिसमें ट्रांजैक्शन जरूरी होगा, तो वहाँ पे ये 4 प्रॉपर्टी जरूर आप इंट्रोड्यूस करोगे, इंश्योर करोगे कि इन चारों में तो कोई इशू आए ही ना। एटॉमिक, कंसिस्टेंट, आइसोलेटेड, क्या ड्यूरेबल, क्या मैंने बता दिया। ठीक है, एटॉमिक मतलब क्या, कि पूरी तरह से कंप्लीट हुआ कि नहीं भाई वो बता दे। कंसिस्टेंट मतलब डाटा वैलिड रहनी चाहिए, स्टेट नहीं चेंज होनी चाहिए, चाहे वो ट्रांजैक्शन से पहले मैं देखूं या फिर ट्रांजैक्शन के बाद देखूं। आइसोलेशन मतलब इंटरफेयर नहीं करेगा किसी और में, आइसोलेटेड रहेगा। ड्यूरेबल बता ही दिया, बट इसके साथ एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है एसिड के साथ, कि भाई इसको स्केल करना लिटरली बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी को आप मैनेज कर रहे हो, कि डाटा जो है वो स्टेट के पहले मतलब एक्शन से पहले और एक्शन के बाद जो है वो एज इट इज रहे अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स, जिसमें आपको सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत, मतलब इन शॉर्ट ये है कि ये परफॉर्मेंस को स्लो डाउन करता है। इसीलिए आपने एक चीज देखा होगा, जब भी आप ई कॉमर्स यूज करते हो तो उसकी सारी की सारी वेबसाइट, सारी फंक्शनैलिटीज जो होती है वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज होती है, बहुत ज्यादा फास्ट होती है, बस ट्रांजेक्शन को छोड़ के। ट्रांजेक्शन आपका टाइम लेता है, तो ये इसमें एक थोड़ा इशू है। अगर मैं एसिड की बात करूँ तो बाय द वे यहाँ बेस लिख रखा है क्या, बेस नहीं लिख रखा, मैं बता देता हूँ फिर भी बेस के सब्जेक्ट में आपको, कि बेस का क्या सीन है। ये एसिड हो गया ना, मैं बेस का बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है दैट्स व्हाई। बेस में आपका क्या होता है, बेस कौन यूज करता है, तो फिर नो एसक्यूएल यूज करता है आपका बेस। ठीक है जी, मैंने ऊपर भी बताया बेस डेटाबेसेस नो एसक्यूएल की प्रॉपर्टी, जो नो जैसे मोंगो डीबी, कैसेंड्रा, वो सारी की सारी चीजें मैं लिख देता हूँ। नो एसक्यूएल, मोंगो डीबी, कैसेंड्रा, एग्जांपल पता ही होगा। बेस का क्या मतलब है, बी से होता है आपका क्या, बेसिकली अवेलेबल। बी से बेसिकली आपका होता है, ए से अवेलेबल हो गया। ये अवेलेबल होनी चाहिए चीजें, सिस्टम हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। अगर कोई नोड, कोई चीज डाउन हो जाए फिर भी सिस्टम अवेलेबल हो। ठीक है, बी ए का मतलब ये आपका हो गया बी ए, बेस अवेलेबल, बेसिकली अवेलेबल आप इसको बोल लो। ठीक है, और क्या है इसमें, तो फिर एस आपका बी ए गया। अब एस से क्या हो जाता है आपका, एस से आपका हो जाता है सॉफ्ट स्टेट। मतलब क्या है भाई सॉफ्ट स्टेट का, सॉफ्ट स्टेट क्या मतलब हो गया, सॉफ्ट स्टेट का मतलब है जो सिस्टम है उसका स्टेट जो है वो चेंज हो सकता है ओवर टाइम। एसिड में क्या था भाई, कंसिस्टेंट चाहिए, यहाँ चेंज हो सकता है। ठीक है, स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट चेंज मैं बस लिख देता हूँ। ठीक है, सिस्टम का स्टेट चेंज हो सकता है। उसके बाद आपका क्या हो गया, ई, ई से आपका क्या हो जाता है, इवेंट कंसिस्टेंसी, इवेंट इवेंचुअली कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट होता है। कहने का क्या मतलब है, डेटा अक्रॉस मल्टीपल कॉपीज, देखो जितनी भी आप डेटा की कॉपी करोगे ना, ठीक है, हो सकता है कोई इमीडिएटली कंसिस्टेंट ना हो, मतलब तुरंत ना हो, थोड़ा टाइम ले, बट एट लास्ट कंसिस्टेंट होना पड़ेगा उसको ओवर टाइम। बेस क्यों इंपॉर्टेंट है, आप कहाँ यूज करोगे बेस का, जहाँ पे आप उसकी अवेलेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करोगे ओवर स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी। इसमें कंसिस्टेंसी थोड़ा कम होगा, और एसिड में बहुत ज्यादा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन के लिए आप यूज कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों प्रॉपर्टी होना। बट बेस का थोड़ी हम ट्रांजैक्शन के लिए यूज करेंगे भाई, तो एसक्यूएल में तो आपको एसिड प्रॉपर्टी मिल ही जाती है। ठीक है, आई होप आपको, फॉर एग्जांपल मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, सोशल मीडिया यूजर बंदे ने पोस्ट करा, हो सकता है वो कुछ सेकंड ले दूसरों को अपीयर होने में, लेकिन ये डिले एक्सेप्टेबल है बेस के केस में, मैं अगर बेस की बात करूँ तो। ठीक है, आई होप आपको सारी की सारी चीजें
तो फिर मतलब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और ये वर्टिकल स्केलिंग, बाय द वे स्केल आउट मतलब हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करना है, क्या करना है, मोर मशीन्स और मशीन्स ऐड कर दो सर्वर में ताकि वर्कलोड शेयर हो जाए। ठीक है, एक मशीन को कितना अपडेट अपडेट, आपका लैपटॉप है, आप गेम खेल रहे हो, 8 GB से नहीं बना, 16 GB का आपने रैम डाला, 32, भाई कब तक, उसे तो अच्छा होता था तो आप एक सीपीयू अटैच कर देते और मशीन, तो वो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मतलब उसको कंसीडर करा जाता है। इसका एडवांटेज यही है भाई कि ये स्केल हो सकता है, जितना स्केल करना चाहो स्केल हो जाएगा। डिसएडवांटेजेस ये है कि इसको कॉम्प्लेक्स डेटाबेस आर्किटेक्चर चाहिए, जिससे कि ये मैनेज कर सके सिंक्रोनाइजेशन अपने कई सारे सर्वर्स के बीच में। ठीक है, मतलब सिंक्रोनाइजेशन मतलब एक में अपडेट हो गया, ठीक है, ये इसने अगर थोड़ा सा वक्त ले लिया तो दूसरे में भी अपडेट होना चाहिए। और मैं जनरल सिंक्रोनाइजेशन का एग्जांपल दूं, देखो कई बार क्या होता है कि आपने कोई डेटा रिक्वेस्ट करा और डेटा आने में टाइम लगा है, 5 सेकंड लग गए, तब तक कोई दूसरा ऑपरेशन वेट तो नहीं करेगा ना 5 सेकंड, दूसरा ऑपरेशन भी चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो 5 सेकंड ले रहा है तो फिर मैंने ब्लॉक कर दिया। तो वही सारी की सारी चीजें। ठीक है, वर्ड ऑन स्टोरेज इन मेमोरी एब्सोल्युटली